तमाम नाजरीन को एक नई पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। आज हमारे साथ यासिर इरशाद मौजूद हैं जो रावला कोट आज़ाद कश्मीर से यहाँ हमारे साथ शामिल हुए हैं और उनको वेलकम करते हैं। और आज का जो पॉडकास्ट है ये आज़ाद कश्मीर की अवामी तहरीक के हवाले से है, जिसने एक तारीख़ी कामयाबी हासिल की है और लाखों लोगों ने एहतजाज करके एक लॉन्ग मार्च करके और अपना हक़ हासिल किया है, जिसमें बिजली की कीमत के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पर कमी हुई है। और इस वक्त आज़ाद कश्मीर में बिजली का जो यूनिट है वो 3 रुपये का मिल रहा है और ये एक बहुत बड़ा कामयाबी है। उसके लिए बड़ी जद्दोजहद की। इसी तरह जो आटा है उसकी कीमत में कमी करवाई है और वो 3100 रुपया फ़ी मन से कम हो गया, अब 2000 रुपया फ़ी मन आटे की कीमत आज़ाद कश्मीर में। लेकिन ये कामयाबी हासिल करने के लिए लाखों लोगों को एहतजाज करना पड़ा है, लॉकडाउन करने पड़े हैं, पहिया जाम करना पड़ा है और 1 साल से ज़्यादा अरसे से जद्दोजहद जारी थी। और फिर 11 मई को एक लॉन्ग मार्च की कॉल थी। मुजफ्फराबाद पूरे आज़ाद कश्मीर से लाखों लोग मोबिलाइज़ हुए और रुकावटें दूर करते हुए पुलिस के लाठीचार्ज, जांसू गैस, तशद्दुद का मुकाबला किया, रियासती जबर का मुकाबला किया, रेंजर्स के जो था जबर का मुकाबला किया। उन्होंने रेंजर्स ने मुजफ्फराबाद में गोली चला दी जिसमें 3 लोग शहीद हो गए और 30 से ज़्यादा ज़ख्मी है। और बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे के, माली कुर्बानी जद्दोजहद करके उन्होंने बहरहाल हुक्मरान के खूनी जबड़ों से अपना हक़ छीन कर निकाला है और एक तारीख़ी कामयाबी हासिल की है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर यही डिस्कशन है कि यहाँ पर बिजली के बिलों में कैसे कमी करवाई जा सकती है। जो 70 रुपये तक एक यूनिट पहुँच गया है उसको 3 रुपये फ़ी यूनिट तक कैसे कम करवाया जा सकता है और इसी तरह आटे की कीमत में और दूसरी कीमतों में कैसे कमी करवाई जा सकती है और दूसरे हकूक़ हम कैसे लड़ के हासिल कर सकते हैं और ये तहरीक कैसे मुनज़्ज़म हो सकती है। तो यासिर इरशाद साहब मौजूद हैं। इन्होंने एक किताब के मुसन्निफ़ भी हैं, कश्मीर की आज़ादी एक सोशलिस्ट हल। इसके अलावा एक बहुत ही अहम किताब है इनकलाब रूस करने वाली पार्टी की तारीख़ के हवाले से, बोल्शेविज़्म राह इनकलाब। उसका तर्जमा इन्होंने अंग्रेज़ी से उर्दू ज़ुबान में किया है। और इसके अलावा सरगर्म कारकुन हैं वहाँ पर, वहाँ की तहरीकों में, मुज़ाहमती तहरीक के अंदर वहाँ पे पिछले 3 दहाइयों से मुतहर्रिक हैं, सरगर्म हैं, सियासी कारकुन हैं और ख़ुद को कम्युनिस्ट वो कहते हैं और कम्युनिस्ट नज़रियात से वाबस्ता हैं। और इस जो ये अवामी तहरीक थी इसमें भी शुरू से ही सरगर्म है। और इस दौरान जो अवामी एक्शन कमेटियाँ पूरे आज़ाद कश्मीर में बनी और जो जद्दोजहद हुई, हड़तालें हुई, धरने हुए, उसमें ये भी तकरीरें करते रहे, जलसे जुलूस में शिरकत करते रहे, नारे लगाते रहे, लॉन्ग मार्च को मुनज़्ज़म करते रहे। अपने गांव की सतह के ऊपर, अपने तहसील ज़िले की सतह के ऊपर बड़े सरगर्म कारकुन हैं। तो हम आज इनसे इस सारे मौजू के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि बिजली का जो यूनिट है 3 रुपये तक लाने में, पहले तो हम आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि अब आप खुल के बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं और एक काफ़ी बड़ी याशी बन चुकी है। हालांकि बुनियादी ज़रूरत है बिजली, लेकिन यहाँ पे तो याशी बन चुकी है। पंखा भी लोग शदीद गर्मी में सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं कि बिल इसका देना पड़ेगा। तो इस पे हमें बताएं कि आपने ये कामयाबी कैसे हासिल की। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले कश्मीर के जो लाखों अवाम हैं जो इस सारी जदोजहद में मुतहर्रिक और मुनज़्ज़म हुए, निकले, उन्होंने कुर्बानी दी, वो लड़े, उन्होंने हर मज़ामत का मुकाबला किया, उन्होंने हर रुकावट तोड़ डाली और अपनी जदोजहद के ज़रिए ये जो बिजली की कीमतें ये कम कराने में कामयाबी हासिल की और उसके बाद आटे पे जो सब्सिडी थी वो उन्होंने हासिल की। और इस हवाले से सबसे पहले अगर कोई मुबारकबाद का मुस्तहिक है तो वो कश्मीर के वो लाखों अवाम हैं, वो नौजवान हैं और इवन वो ख़वातीन हैं जिन्होंने बहुत ही मुतहर्रिक किरदार अदा किया इस सारे लॉन्ग मार्च को मुनज़्ज़म करने में। उसके साथ दूसरे नंबर पे अगर कोई मुबारकबाद का मुस्तहिक है जिसको क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, मैंने बहुत सारी तहरीरें पढ़ी हैं, वीडियोस देखी हैं इस सारी कामयाबी के बाद, उसमें जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत थी उसके किरदार को बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि अगर अवाम के बाद दूसरे नंबर पे किसी को इसका क्रेडिट जाता है तो वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है जिसने पिछले 6-8 माह में पूरे कश्मीर में तहरीक को मुनज़्ज़म किया
उसको पुरअमन रखा, उसकी सारी जो हिकमत अमली है, एजाजात की शेड्यूल तय करना और सारे लोगों को ऑर्गेनाइज़ करना, उनको मोबिलाइज़ करना, उसमें वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बाकी जहाँ तक इस सारी जदोजहद का ताल्लुक़ है तो एक बहुत बुनियादी तब्दीली जो है वो मेरे ख़्याल में कश्मीर के ख़ित्ते में 5 अगस्त 2019 के बाद से आ गई थी, चूँकि एक वाज़े लाइन है जो दो मुख्तलिफ़ अदवार को तकसीम करती है। आप अगर देखें तो 5 अगस्त से पहले की कश्मीर की ज़्यादातर सियासत जो है उस पर कश्मीर की आज़ादी, हिंदुस्तानी कश्मीर के ऊपर जो हिंदुस्तानी रियासत है उसका होने वाला जो जबर है उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे और उन खतूत पे ज़्यादा थी। सिर्फ़ आपको 2005 के ज़लज़ले के बाद कुछ अरसा जो है वो बुनियादी जो कोई रिकन्स्ट्रक्शन के इशूज़ थे उन पे इलाकाई सतह पे कोई अवामी महाज या इस किस्म के फोरम्स नज़र आते हैं कि उनकी बुनियाद पे वो जदोजहद करते, लेकिन वो बहुत आर्जी नौइयत के इशूज़ थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद भी एक बार फिर कश्मीर की आज़ादी के हवाले से एक बड़ी तहरीक उभरी और लेकिन वो कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाई और उसके बाद जो है वो कश्मीर में एक एकदम एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया पॉलिटिक्स के हवाले से और लोगों को ये एहसास हो गया कि हम यहाँ पे रावलाकोट में या मुज़फ़्फ़राबाद में नारे लगा के श्रीनगर और जम्मू को नहीं आज़ाद करा सकते और हमारी जो जदोजहद है वो उसका महवर और मरकज़ इसी खित्ते के अंदर हमारे जो इज्तिमाई मसाइल हैं वो हैं और उनके लिए हमें जो है वो जदोजहद करनी चाहिए। तो इस पे कोरोना के दौरान भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोगों ने कमेटीज़ देई सतह के ऊपर कमेटीज़ बना के कुछ जो है वो जो उस वक़्त लोगों के मसाइल थे उन पे एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर बाद में 2020 में आटे की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ पहली बार जो है वो अवामी एक्शन कमेटीज़ का जो देई सतह के ऊपर जो छोटे मोटे ढांचे थे उनको जोड़ के पहले ज़िले और फिर एक पूरे डिवीज़न की सतह पे अवामी एक्शन कमेटी बनाई गई। उसमें हमने भी एक किरदार अदा किया, लेकिन वहाँ पे दीगर जो अवामी एक्शन कमेटीज़, इलाकाई अवामी एक्शन कमेटीज़ में मुतअर्रिक़ कारकुनान थे, उनका एक बड़ा रोल है। तो इस तरह से वो अवामी एक्शन कमेटी जो है जो एक देहात से निकल के पहले ज़िले और फिर डिवीज़न तक फैली और उसने उस वक़्त भी आटे की कीमतों में कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ़ लेने में वो कामयाब हुई थी, 300 से 400 रुपये। तो उससे एक बिल्कुल पॉलिटिक्स के अंदर एक नया शिफ्ट आया, इसलिए कि वहाँ पे मौजूद सारी जो सियासी पार्टियाँ थी, एक तरफ जितनी भी नेशनलिस्ट पार्टियाँ थी वो सारी जो है वो कश्मीर की आज़ादी और जो कश्मीर का तशख़्ख़ुस है उसकी बहाली की जो जदोजहद है वो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थी, जबकि दूसरी जितनी भी पार्लिमानी सियासत करने वाली पार्टीज़ थीं वो अपनी जो उनकी पार्लिमानी सियासत है और जो ये खंबे और सड़कों की छोटी मोटी जो सियासत है बस वो उस किस्म की पॉलिटिक्स में मसरूफ़ थी। अब अवामी एक्शन कमेटीज़ के बनने से लोगों को जो दोनों किस्म की सियासत से लोग जो है वो एक किसी हद तक तंग आ चुके थे, उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिलना शुरू हुआ और फिर लोगों ने अपने तौर पे खुदरो अंदाज में अपने इलाकों के अंदर अवामी एक्शन कमेटीज़ या इसी से मिलते जुलते नाम रख के आपस में मुतहद होना शुरू किया। 2021 में भी बड़े प्रोटेस्ट हुए बिजली की लोड शेडिंग के ख़िलाफ़, वो भी, लेकिन 2020, 21 और 22 में ये सारे प्रोटेस्ट, सारे एहतजाज, सारी तहरीकें पुंछ डिवीज़न तक महदूद रहीं। ये जो हालिया तहरीक है ये हम समझते हैं कि एक हवाले से इसने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। कश्मीर की पूरी तारीख़ में पहली बार कश्मीर की सारी अवाम किसी एक एजेंडे पे मुत्तफ़िक होके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने वो जमा होके वो लड़े हुक्मरानों से और फिर सिर्फ लड़े नहीं, उन्होंने जो है वो एक मोज़ा कर दिखाया। और मोज़ा मैं इस हवाले से कहना चाहता हूँ कि पिछले काफ़ी सालों से हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, कश्मीर में भी देख रहे हैं, हर जगह पे हुक्मरानों ने बस एक ही शोर शराबा शुरू कर रखा है कि मुल्क बुरान में है, दिवालिया होने वाला है, हम आवाम को कोई रिलीफ़ नहीं दे सकते, मेहनत कशों की तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं कर सकते, मुसलसल बिजली, पेट्रोल, सारी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनकी कीमतों में इजाफ़ा किया जाता रहा है।
और इस सारी सूरत हाल में इवन हमारे जो ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स है, ट्रेड यूनियंस जो क़यादतें हैं, वो भी ये यकीन कर चुकी थी कि भाई मुल्क बहरान में है, कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। तो इस सारी कैफियत में कश्मीर की जो अवामी तहरीक है, जो अभी कामयाबी से हमकनार हुई है, उसने एक मोजा करे दिखाया है और एक बिल्कुल मुकम्मल अंधेरी रात में एक रोशनी का मीनार बन के उभरी है वो। और मेरे ख्याल में पूरे खित्ते के जो मेहनत कश आम लोग हैं वो इसको देखेंगे और इससे तक़वियत हासिल करेंगे कि और उनको ये एतमाद उनका बढ़ेगा कि सिर्फ लड़ा नहीं जा सकता इस ऐद में, बल्कि जीता भी जा सकता है। इस दौरान कुछ और तहरीकें भी चली हैं, उनका अगर हम जिक्र ना करें तो वो मेरे ख्याल में एक वो ज़्यादती होगी। जैसे पश्तूनों ने अपने बुनियादी मसाइल के या जो रियासती जबर था उसके ख़िलाफ़ काफ़ी बड़े प्रोटेस्ट किए। बलूचिस्तान में जो मिसिंग पर्सनस का मसला था उसके ऊपर तहरीक उभरी, लेकिन वो तहरीकें उस तरह से अपने मकासद हासिल नहीं कर पाई। सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की जो तहरीक थी, जिनकी आटे की सब्सिडी ख़त्म की गई थी, तो उन्होंने वो सब्सिडी दोबारा बहाल कराई। सरकारी मुलाजमीन, हाँ, गीगा की जो पिछले साल यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे निजकारी के ख़िलाफ़ तहरीक उभरी थी पूरे पंजाब में, मेरे ख्याल में वो और ये पेंशन्स का जो बिल वगैरह लाया जा रहा था उसके ख़िलाफ़, वो भी, उसको भी अगर हम देखें तो वो भी पंजाब की शायद ये हालिया पिछली 3-4 दहाइयों की सबसे बड़ी तहरीक बनने जा रही थी, लेकिन क़यादत ने कंप्रोमाइज़ कर लिया, जिसकी वजह से वो तहरीक पीछे चली गई। लेकिन कश्मीर की तहरीक ना सिर्फ उसकी जो उसका जो मुनफरिद पहलू है वो ये है कि वो 1 साल मुसलसल चलती रही है। 9 मई को रावलाकोट में एक धरने से ये तहरीक स्टार्ट हुई थी 2023 में, और फिर मुसलसल 9 मई 2023 से लेके 13 मई 2024 को जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ उस वक़्त तक ये तहरीक मुसलसल चलती रही है। मुख्तलिफ़ शहरों में धरने मुसलसल चलते रहे और फिर वक्तन फ़वक्तन एहतजाज, हड़तालें, उन धरनों के ऊपर रियासत की तरफ से हमले किए गए, लोगों को गिरफ़्तार किया गया और फिर उसके ख़िलाफ़ एहतजाज होते रहे। फिर एक ख़ास वक्त के ऊपर कमेटी ने ख़वातीन के हवाले से जो है वो मार्च की कॉल दी, शायद 10 अक्टूबर था, 10 अक्टूबर 2023, और ख़वातीन ने जब बहुत बड़े पैमाने पे हज़ारों की तादाद में सड़कों पे निकल के एहतजाज किए, अपने जो बुनियादी हुकूक थे उनके हवाले से नारे लगाए। कश्मीर चूँकि काफ़ी पसमानदा और कबायली कल्चर वहाँ पे अभी तक डोमिनेंट है, इस किस्म का खित्ता है, तो वहाँ पे लोगों ने आपस में शर्तें लगाई हुई थी कि 10 से 15, 20 ख़वातीन या 50 ख़वातीन, इससे ज़्यादा नहीं निकलेंगी। लेकिन ख़वातीन इतने बड़े पैमाने पर निकली कि खुद कमेटी के लोग जिन्होंने कॉल दे रखी थी और उसके साथ हुक्मरान भी हैरान रह गए कि ये इतने बड़े पैमाने पर ख़वातीन जो हैं वो क्यों निकली। और उस मार्च से मजबूर होकर हुकूमत ने पहली बार फिर कमेटी को दावत दी कि आप मुज़ाकरात के ज़रिए इन मसाइल को हल करते हैं। लेकिन 6 माह का एक पूरा लंबा प्रोसेस चलता रहा मुज़ाकरात का सिलसिला। उसमें हुक्मरानों ने वही पुराने हथकंडे हरबे इस्तेमाल किए कि मुज़ाकरात को तूल देते रहे ताकि तहरीक ठंडी हो जाए। लेकिन उसके बावजूद तहरीक ठंडी नहीं हुई। जब मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल नहीं हुआ तो वो फिर एक फ़ैसला कुन जो हमला था, वार था, तहरीक ने वो किया जो 11 मई को लॉन्ग मार्च की सूरत में। आप ये थोड़ा बताएं, 11 मई और ये जो आखिरी 4-5 दिन है, ये बड़े तारीख़ी दिन हैं और ये कई तवील अरसे तक याद रखे जाएंगे और लाखों लोगों की ज़िंदगियों के, मैं समझता हूँ कि यादगार दिन थे ये 5। और आज़ाद कश्मीर की तारीख़ के हवाले से ये 5 दिन बहुत यादगार थे, जब लोगों ने सारा कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया और लाखों लोग मोबिलाइज़ हो रहे थे। और ये सब क्या था, ये कैसे हुआ और ये हुआ क्या? पहले तो ये 5 दिन में क्या आप समझते हैं कि कितने लोग जमा थे और क्या मोबिलाइजेशन हो रही थी? इसका एक थोड़ा पस मंज़र है कि पहले एक्शन कमेटी ने मुज़ाकरात दिसंबर और जनवरी में तकरीबन नाकाम हो गए थे। उसके बाद अवामी एक्शन कमेटी ने 5 फरवरी, जो कि एक कश्मीर के हवाले से भी योम यकजहती कश्मीर के तौर पे बनाया जाता है, उस दिन एहतजाज की कॉल दी थी। हुक्मरान उस वक़्त भी काफ़ी हद तक मजबूर हो गए थे, उनको एक प्रेशर फील हुआ और उन्होंने 4 फरवरी की रात को कमेटी को मुज़ाकरात के लिए बुलाया और कमेटी के साथ मुज़ाकरात करके उन्होंने कुछ शराइत इनकी मानी और जो आटे की जनरल सब्सिडी थी उसके बजाय एक टारगेटेड सब्सिडी जो है कि हम जो है वो जो लोग गरीब हैं, जो नादार हैं,
उनको जो है वो सब्सिडी देंगे। इस हवाले से एक मायदा करके उनको नोटिफिकेशन जारी करके दिया। लेकिन कश्मीर 5 फरवरी को जब जो प्रोटेस्ट का दिन था, उसके हवाले से फिर बहुत बड़े पैमाने पे हुक्मरानों ने प्रोपोगंडा किया कि ये सारी कमेटी और ये सारे लोग हिंदुस्तान के एजेंट हैं, क्योंकि ये अपने आटे और सस्ते बिजली के लिए मुजाहरा कर रहे हैं, तो ये इंडियन एजेंट। हाँ, ये इंडियन एजेंट हैं और इन्होंने जो 5 फरवरी का दिन है वो इसीलिए रखा है। नहीं, लोग ये कह रहे थे कि यौम यकजहती कश्मीर है, लेकिन कश्मीर के लोगों को आटा और बिजली मांगने का हक नहीं है। उसमें लोगों ने ये भी कहा ना कि आप इतने लंबे अरसे से हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर के साथ यकजहती के आप ड्रामा तो कर रहे हो। 5 अगस्त 2019 को जब मोदी ने हमला किया और वहाँ स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो गया उसका, और सारे जो उसका रियासती हैसियत थी वो ख़त्म हो गई, तो उस वक़्त पाकिस्तानी रियासत और कश्मीर के जो हुक्मरान थे उन्होंने कोई अमली इकदाम नहीं उठाया, बल्कि आधा घंटा जहाँ पे हैं आप खड़े हो जाएं, इस किस्म का मजाक किया इन्होंने। उसके बाद से खुद कश्मीर के अवाम का बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल है इन हुक्मरानों और इनकी सारी जो पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़, कि ये महज पिछले 77 सालों से एक ड्रामा कर रहे हैं कश्मीर के नाम पर। इन्होंने अपनी दुकानें लगाई हुई हैं और माल कब बना रहे हैं सिर्फ, और बाकी कश्मीरी अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो इसीलिए उस 5 फरवरी के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत बड़ा प्रोपोगंडा किया कि 5 फरवरी को जो लोग अपने बुनियादी मुतालबात के हक़ के लिए एहतजाज में निकलेंगे वो हिंदुस्तान के एजेंट होंगे। लेकिन उस दिन इतने बड़े पैमाने पे अवाम सड़कों पे आए और उन्होंने ना सिर्फ हुक्मरानों के इस प्रोपोगंडे को शिकस्त दी, बल्कि उन्होंने कमेटी जो मायदा करके आई थी उस मायदे को भी रद्द कर दिया। लोगों ने नीचे से नारे लगाए कमेटी के जो मेम्बरान थे उनके सामने कि रात के सौदे नामंजूर, टारगेटेड सब्सिडी नामंजूर। तो उसके बाद कमेटी को फिर दोबारा मजबूर हो के जो जनरल सब्सिडी है जो कश्मीर की मुतनाज़ा होने की वजह से उनको दी जाती है, वो उसका दोबारा से न सिर्फ मुतालबा रखना पड़ा, बल्कि उसके लिए फिर इन्होंने कॉल दी कि 30 अप्रैल तक हमारा हुकूमत को टाइम है। उससे पहले अगर हुकूमत मुज़ाकरात के ज़रिए या किसी भी तरीके से हमारे मुतालबात पूरे करती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करती तो 11 मई को हम जो है वो पूरे कश्मीर से एक पुरअमन लॉन्ग मार्च करेंगे। हुक्मरानों ने इस सारी लॉन्ग मार्च की कॉल को बहुत ज़्यादा संजीदा नहीं लिया। उन्होंने कमेटी के साथ 11 मई की कॉल को उन्होंने कमेटी की कॉल को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। और दूसरी जानिब जब कमेटी के साथ मुज़ाकरात हुकूमत ने नहीं किए तो फिर कमेटी को भी मजबूरन जो है एक मोबिलाइजेशन जो है, एक बड़ा मार्च जो है वो उसकी तरफ जाना पड़ा। और फिर जब ये मोबिलाइजेशन सारी चल रही थी उसी दौरान एक बहुत ही अहम वाक़या हुआ जो 9 मई को मीरपुर में, कोटली के कुछ इलाकों में, सेंसा में, वहाँ पे हुक्मरानों ने मार्च को रोकने के लिए जो कमेटी के मेंबरान थे, जो एक्टिव कारकुनान थे, जो सारी मुहिम चला रहे थे, लोगों को तैयार कर रहे थे, फंड्स इकट्ठे कर रहे थे, उनके ऊपर छापे मारने शुरू किए, उनको गिरफ़्तार करना शुरू किया। और मीरपुर से मेरे ख्याल में 17 लोग गिरफ़्तार हुए। इसी तरह से सेंसा से जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एक मेंबर हैं उनको गिरफ़्तार किया गया। कोटली से लोगों को गिरफ़्तार किया गया। डोडियाल जो मीरपुर की एक तहसील है, वहाँ पे जो अवामी एक्शन कमेटी का एक कैंप था जिसमें अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनान जो हैं उस कैंप के थ्रू सारी मोबिलाइजेशन कर रहे थे, फंड्स इकट्ठे कर रहे थे, लोगों को लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए तैयार कर रहे थे। वहाँ पे उस सारी मुहिम को पुलिस के ज़रिए, तशद्दुद के ज़रिए, जबर के ज़रिए रोकने की कोशिश की। और इस दौरान पुलिस ने बहुत बेतहाशा वहाँ पे आंसू गैस फायर की, लाठी चार्ज किया, और आंसू गैस इस तरह से अंधाधुंध उन्होंने आंसू गैस वहाँ पे फायर की कि नज़दीकी जो बच्चियों का कोई स्कूल था वहाँ पे 35 से 40 बच्चियाँ बेहोश हो गई। लोग उनको इमरजेंसी में उठा के अस्पताल में ले गए। तो इस सारे जो रियासती जो जबर था इसके ख़िलाफ़ फिर डोडियाल के अवाम ने एक रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। मुश्तैल अवाम ने जो है वो पुलिस को मार के भगाया। वहाँ पे सोशल मीडिया पे वीडियोज़ आपने भी देखी होंगी कि एक कोई एसी साहब हैं, उनको काफ़ी जो है लोगों ने तशद्दुद का निशाना बनाया, और उनकी जो एक गाड़ी थी जो काला डाला, जो बड़ा एक जबर और उसका दहशत का की अलामत बन चुका है पूरे पाकिस्तान में, उसको लोगों ने हाथों से उल्टा दिया और बाद में उसको जला दिया। उससे पहले तक लोग पुरअमन थे, बिल्कुल पुरअमन थे। ये पूरे 1 साल के
के दौरान आप कोई एक सिंगल वाक़या, इवन जब पिछले साल जुलाई अगस्त में अवामी एक्शन कमेटी के कैंपों के ऊपर दावा बोला गया, उस वक्त भी लोग पुरअमन थे, लोगों ने कोई इस तरह से बड़ी मज़ामत नहीं की, कोई पथराव नहीं किया, कोई तसादम नहीं हुआ। और ये जो तसादम है ये फिर इस बुनियाद पे हुआ कि पुलिस ने इंतहाई वहशियाना जो जबर था वो वहाँ पे डोडियाल के लोगों पे किया। उसके रिएक्शन में फिर लोगों ने रद्द-ए-अमल के तौर पे मज़ामत की। हम अभी भी ये नहीं कह सकते कि अवाम ने कुछ तशद्दुद किया, अवाम ने महज अपने बचाव के लिए पुलिस की जो हमला था उसको दफा के तौर पे लोगों ने थोड़ी बहुत मज़ामत की। बच्चियां मज़ीद ज़ख्मी हो जानी थी या और लोगों को आंसू गैस। हाँ, डेफिनेटली कि एक टाइम पे कुछ बच्चियों की हालत इतनी ख़राब थी कि उनकी डेथ की जो खबर है वो भी फैल गई, और इसलिए भी लोग ज़्यादा मुश्तैल हुए। लेकिन लोगों ने कोई वहाँ पे कोई बड़ा लोगों के हाथों जो है वो कोई पुलिस एहलकार ज़ख्मी नहीं हुआ। लोगों ने पुलिस को सिर्फ जो है वो पसपा किया और शहर के ऊपर अपना दोबारा से कंट्रोल कायम किया। और चूँकि कमेटी ने साथ में ये भी ऐलान कर रखा था कि 11 मई का हमारा पुरअमन लॉन्ग मार्च है, और अगर हुकूमत इसको रोकने के लिए कहीं पे जबर या तशद्दुद का इस्तेमाल करती है, गिरफ्तारियां करती है, हमारे रास्ता रोकती है, तो फिर हम पूरे कश्मीर को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर देंगे। तो इसलिए 9 मई को जब ये सारे वाक़यात की ख़बरें आईं, जो गिरफ्तारियां हुई, जो तशद्दुद हुआ, तो उसके ख़िलाफ़ उसी दिन रात को 12 बजे के बाद पूरा कश्मीर लॉकडाउन कर दिया कमेटी ने और आम लोगों ने, नौजवानों ने और हुक्मरानों ने भी अपने इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए मुज़फ़्फ़राबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी, और वहाँ पे लोगों को मुंतशिर करने के लिए जो है वो लाठी चार्ज का बेदरेग इस्तेमाल करते रहे। 10 मई को पूरा दिन जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद में लोग मुज़ाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें चलती रही, लेकिन फिर भी कहीं पे कोई बड़ा जो है वो नुकसान नहीं हुआ। लोग पुलिस की जो लाठी चार्ज था या आंसू गैस थे उसके ख़िलाफ़ थोड़ा बहुत पथराव करते, मुंतशिर हो जाते, पुलिस चली जाती, वो दोबारा इकट्ठे होकर फिर कैंपेन शुरू कर देते, क्योंकि लोग कभी भी पुरतशद्दुद अपने तौर पे नहीं होते। और लोग तो अपना बुनियादी सस्ता आटा और सस्ती बिजली का मुतालबा कर रहे थे, और पुलिस उस पर डंडे मार रही है, लाठी चार्ज, आंसू गैस फेंक रही है, और हुक्मरान तबका जो है वो जो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म है वो ओपन धमकियाँ लगा रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। और बड़ा ही सादा सा मुतालबा है कि भाई हमें जीने का हक़ चाहिए, हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए, अपनी सांसें बरकरार रखने के लिए सस्ती बिजली, सस्ता आटा नहीं लेना है, और रोज़गार के मौके नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, और उसके ऊपर मुसलसल उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। गिरफ्तारियाँ, जेलें, लाठी चार्ज, और इवन छोटी बच्चियों के स्कूल पे आंसू गैस, मसलन ये चीज़ें तो इतना जुल्म, इतना जबर मसलन ये तो इंतहा ही हो गई, और उसके ख़िलाफ़ फिर ज़ाहिर लोगों का एक मुश्तिल होना और जज्बाती होना बनता था। थोड़ा बहुत फितरी भी था। दूसरी जानिब आप ये भी देखें कि पूरा 1 साल हो गया लोगों को सड़कों के ऊपर, गरीब लोग हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, उसके बावजूद जो है वो मुसलसल जो है वक्तन फ़वक्तन जो है वो हड़तालों और एहजाजों में अपने सारे काम छोड़ के लोग शरीक होते रहे। और वो सारा गम गुस्सा भी इस सारे उसके अंदर मौजूद था कि 1 साल हो गया है, लोग अपना बुनियादी हक़, रोटी का हक़ मांग रहे हैं, बिजली सस्ती मांग रहे हैं। चूँकि कश्मीर के दरियाओं पे जो डैम बने हुए हैं उससे 3050 मेगावाट बिजली पैदा होती है, और कश्मीर की कुल ज़रूरत 350 मेगावाट या 360 मेगावाट होगी। वो भी लोग मुफ्त नहीं मांग रहे थे, वो कह रहे थे हमारे डैमों से जो बिजली पैदा होती है वो पानी से पैदा होती है, इसमें कोई जो आपका फर्नेस ऑयल, कोई गैस, कोई दूसरी चीज़ खर्च नहीं होती, हमें उसी पैदावारी लागत प्लस सर्विस चार्जेस के ऊपर जो भी थोड़े बहुत बनते हैं उसके ऊपर बिजली दे। हमारे साथ ये जुल्म क्यों किया जा रहा है कि 1 यूनिट बिजली के ऊपर जो है वो 20 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस और ये टैक्स और वो टैक्स जो है वो हमारे ऊपर ना लगाए जाए। लोगों का सिर्फ इतना सा बिल्कुल सादा सा मुतालबात थे 2। तीसरा मुतालबा भी था कि लोग ये भी डिमांड कर रहे थे कि ये बुहरान का सारा बोझ जो है वो आम गरीब आवाम पे नहीं डाला जाए, अशराफिया अपनी मराहत में भी कमी करे। हुक्मरान जो करोड़ों रुपए की गाड़ियों में लाखों रुपए का माहाना जो फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, अय्याशियाँ करते हैं, बिजली फ्री है इनको, गैस फ्री है, हर ज़िंदगी की सहूलत इनको मुफ्त है, और उसमें भी कुछ कमी लाई जाए। अगर वाकई बुहरान है तो लोगों का ये मुतालबा था कि थोड़ी बहुत कुर्बानी अशराफिया भी दे,
थोड़ी बहुत कुर्बानी ये हुक्मरान भी ही दे, सारी कुर्बानी जो है वो अवाम का ने ठेका नहीं ले रखा। थोड़ी बहुत पे फिर इतना डंडा हाँ, तो हुक्मरानों ने फिर वो जो है वो अपनी मराद तो खैर उन्होंने अभी भी कम नहीं की, लेकिन हुक्मरानों ने इस लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जफराबाद में और मीरपुर डिवीजन दोनों में बहुत ही वहशियाना जो है वो रियासती जबर का इस्तेमाल किया, जो हम समझते हैं सरासर जुल्म है पुरअमन अवाम के साथ। अगर आप देखेंगे पूरे 1 साल के इस सारी हड़ताल और सारा जो लॉन्ग मार्च था, वो जो एहतजाजी जो तहरीक चल रही थी, उसके दौरान लोगों ने एक गमला तोड़ा हो, कोई हुक्मरान कोई मीडिया खबर उठा के दिखा दे कि लोगों ने एक गमला तोड़ा है, और लाखों लोग उस तहरीक में शामिल हैं। फिर क्या ये 10 मई के बाद फिर ये क्या सारा सिलसिला? 10 मई को और 9 मई की रात को सारा लॉकडाउन कर दिया कमेटी ने, लेकिन 10 मई के दिन तक शाम तक जो है जो मीरपुर के अवामी एक्शन कमेटी के मुताबिक कारकुनान थे, उन्होंने जब पुलिस को पसपा करके अपनी मुहिम दोबारा से बहाल कर ली, तो उन्होंने कमेटी से रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो कॉल को दोबारा ऑन करें। हम उसी तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक यहाँ से 11 मई को लॉन्ग मार्च जो है उसका आगाज़ करेंगे। हम 11 मई की शाम को जो है वो कोशिश करेंगे कि पुंछ में जो हजीरा और उससे पहले ये मडोल और ये जो एरियाज़ है वहाँ तक पहुँचें, और वहाँ से फिर 12 तारीख को पुंछ के काफ़लों को लेके हम आगे मार्च करेंगे। लेकिन 10 मई को ये जो वाक़यात 9 मई को मीरपुर में हो चुके थे, या मुजफ्फराबाद में जो सारा जबर और तशद्दुद का सिलसिला चल रहा था, इसकी वजह से 10 मई को पूरे कश्मीर में बहुत बड़े एहजाजात मुनज़्ज़म हुए। जुमे का दिन था और तकरीबन हर छोटे बाज़ार बड़े बाज़ार में लोगों ने जुमे की नमाज के बाद जो है बहुत बड़े बड़े एहजाज किए, और लोग पहले से ज़्यादा मुश्तिल हो गए इस तशद्दुद की वजह से। और इसीलिए जब दोबारा मार्च जो है वो ऑन हुआ, मार्च का आगाज़ किया गया, तो उसके बाद भी हुक्मरानों ने जो अपने हथकंडे थे, जबर के हथकंडे थे, वो इस्तेमाल करना बंद नहीं किए, बल्कि मीरपुर, डोडियाल, कोटली, इन इलाकों से आने वाले जो काफ़िले थे उनको जगह जगह पे उनके लिए रुकावटें खड़ी की गई सड़कों के ऊपर। फिर वहाँ पे काफ़िलों के ऊपर आंसू गैस फायर की गई, लाठी चार्ज किया गया। लेकिन लोग इतनी बड़ी तादाद में थे कि उन्होंने न सिर्फ रुकावटें वो सारी हटा दी, बल्कि जहाँ पे भी पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, वहाँ पे लोगों ने पुलिस के ऊपर काबू पा के पुलिस को किसी हद तक जो है वो आप कह सकते हैं कि गिरफ़्तार करके उनको साइड पे कर दिया कि भाई आप जो है वो अब जबर करना बंद करो। और इस तरह से लोग जो है वो लाखों की तादाद में एक बहुत ही जोश और वलवले के साथ आगे बढ़ते गए। और ये सारी जो खबरें थी, जो बाकी पुंछ डिवीजन है जो पहले से ही मार्च के हवाले से काफ़ी ज़्यादा उसमें जोशो खरोश मौजूद था, वहाँ पे और ज़्यादा जोशो खरोश लोगों का बढ़ गया। अभी जो इंडिपेंडेंट उर्दू अखबार है उसमें उसके नुमाइंदे ने रावलाकोट में किसी एक बंदे से, कोई बिल्कुल आम आदमी था, उससे इंटरव्यू लिया, तो उस बंदे ने उसको जवाब दिया कि हमने 15 साल से ऊपर का कोई बच्चा अपने घर में नहीं रहने दिया। हमारे घरों में सिर्फ 15 साल से कम उम्र बच्चे हैं। हमने कोई एक बच्चा, एक मर्द भी घर में नहीं छोड़ा, सारे के सारे सड़कों पे। और किसी हद तक उसकी ये बात दुरुस्त है कि कोई भी 14-15 साल का जो बच्चा था उससे लेके 80 साल के बूढ़े तक सब जो है वो सड़कों पे निकल आए। दूसरी जानिब जो एक बहुत ही अहम चीज़ वह इस सारे मार्च के दौरान देखने को मिली कि जो ही काफ़िले चले, तो जिन रास्तों से काफ़िलों ने गुजरना था, वहाँ के इर्द गिर्द के लोगों ने अपने तौर पे उन काफ़िलों का इस्तकबाल करने के लिए और उनके खाने पीने की जो अशिया हैं उनके हवाले से खुदरो अंदाज में इस तरह के इंतज़ामात करने शुरू कर दिए कि
कोई छोटा से छोटा बाज़ार, कोई देहात ऐसा नहीं था जहाँ से काफ़िले गुजरे हों और वहाँ पे हज़ारों लोग सड़कों की दोनों तरफ खड़े होकर उनका इस्तकबाल ना कर रहे हैं। उनको जूस पिला रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, उनको शरबत पिला रहे हैं, उनको खुश्क जो खुराक है, ड्राई फ्रूट्स और इस तरह की दीगर चीज़ें जो उनको सफ़र में काम आ सकती हैं, वो सारी उनको गाड़ियों में दे रहे हैं। और फिर जो नौजवान थे वो हर गाड़ी को रोक के गाड़ी के सामने 2, 3, 4 मिनट तक बहुत ही पुरजोश अंदाज में नारेबाजी करते थे और उसके बाद फिर उस गाड़ी को जाने देते थे और दूसरी गाड़ी को रोकते थे। और इस तरह से लोगों ने के दरमियान एक नाकाबिल यकीन जो बाहमी ताउन है, यकजहती है, यकजाइयत है, जो आम हालात में आप उसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आम हालात में तो एक घर के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं, एक मोहल्ले में, गली में लड़ाइयाँ चल रही हैं, और ये बात समझ से बाहर है कि लाखों लोग उसके अंदर हैं और लोग एक दूसरे से कोई इख्तलाफ करने की बजाय, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने की बजाय हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है, उसको खाना दे रहा है, उसको ट्रांसपोर्ट दे रहा है, उसकी खुराक का इंतज़ाम कर रहा है, और जानते भी नहीं है एक दूसरे से, किसी दूसरे शहर के, दूसरे इलाके के लोग हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ख़ानदान के लोग हैं। और उसकी वजह एक मंजिल है, एक मिशन है, एक जज्बा है और एक जद्दोजहद का माहौल है। और आप तो जिस तरह बता रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जश्न का समा था, करीब करीब जश्न था। शायद ही कोई ऐसा छोटा बड़ा शहर हो कि जिसमें काफ़िलों के इस्तकबाल के लिए उन्होंने साथ में ढोल न रखे हों। इवन जो काफ़िले वाले थे वो बेशुमार बाज़ारों में गाड़ियों से उतर के पैदल जो है वो ढोल की थाप पे वो जो नारे लगाते थे, जो रक्स करते थे, उनके साथ शामिल हो जाते थे। फिर वहाँ पे कुछ 1-2 तकारीर करते थे और फिर इस तरह से एक जश्न बनाते हुए लोग जो है वो मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। और दूसरी जानिब काफ़िला जब जो है वो जो जहाँ पे रात को ये पहुँचे, पहले जो काफ़िला जो मीरपुर कोटली से आया है, जो तत्ता पानी से आगे मडोल और हजीरा जिन्होंने रात जो रुके, वहाँ पे इससे भी ज़्यादा बड़ी जो कुर्बानी है और जो एक जो लोगों की आपसी जो है वो बाहमी मिलाप था और यकजाइयत थी, उसके मनाज़र देखने को मिले कि लोगों ने जिनके घर सड़क के नज़दीक थे उन्होंने अपने ख़ानदान के लिए घर का सिर्फ़ एक कमरा अलग करके वहाँ पे सोने का इंतज़ाम किया और बाकी घर के दरवाज़े खोल के उन्होंने कमेटी वालों को बता दिया कि ये हमारे घर के ये 4 कमरे हैं, 5 कमरे हैं, ये खुले हैं, आप जो काफ़िले वाले आए हैं वो इनको इधर सुला सकते हैं। फिर उनके लिए खाने का इंतज़ाम हर घर ने, इवन कमेटी ने अपने तौर पे चंदा इकट्ठा करके खाने का इंतज़ाम किया हुआ था, लेकिन करीबी घरों से अपने तौर पे ख़वातीन ने खाने बना के, किसी ने 10 बंदों का, किसी ने 20, किसी घर से 10 बंदों का, किसी से 20 घर का खाना बना के उन्होंने वो कमेटी वालों को भेजा कि ये जो काफ़िले वाले आ रहे हैं उनको आप खाना खिलाएं। अब इस किस्म की जो एक लोगों की अपनाइयत है उसकी शायद ही कोई मिसाल जो है किसी बहुत बड़े इनकलाब के दौरान ही मिल सकती है कि जहाँ पे लोग हर किस्म की तकसीम, तफरीक, नफ़रत, तासुब, बेगानगी, अजनबियत, इस किस्म की जितनी सरमायादारी की पैदा करदा गलाजतें हैं उनसे बाहर निकल के एक जिस्म और एक जान की मानद बन जाते हैं। हर किस्म का जो फ़र्क है आप वो लोग जो है वो उसको उससे बालातर हो जाते हैं। हुक्मरान तबके का खौफ है, वो तो चाहते हैं कि लोग आपस में तकसीम रहें, लड़ते रहें, एक दूसरे के साथ जो है वो नफ़रतें बढ़ती रहें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ तासुब बढ़ता रहे। और जब लोग ये सब कुछ उखाड़ के फेंक गए, इकट्ठे हो गए, तो यही हुक्मरान तबका कांपने लग गया। फिर जब वो पूंछ से आगे निकलना शुरू हुआ, धीरकोट पहुंचा और फिर वहाँ से मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना हुआ, उस वक्त क्या सूरत हाल थी? और उसका तो आपका इसका तो मतलब ये है कि फिर पूंछ डिवीज़न से पीछे ही लाखों लोग थे और फिर पूंछ डिवीज़न पहुँचे और फिर वहाँ से और लोग शामिल हो गए और फिर जब मुजफ्फराबाद की तरफ वो कारवां चला तो वो तो एक बहुत बड़ी तादाद बन गई होगी। देखिए, तादाद के हवाले से सिर्फ हम उसको सिर्फ उन लोगों को का शुमार नहीं कर सकते कि जो लोग काफ़िले में आगे मुजफ्फराबाद की तरफ चल रहे थे। अब अगर सिर्फ वो तादाद होती तो शायद इस सारे मार्च का ये जो मंज़र है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ या जो कुछ हमने आप देखा आँखों से वो नहीं हो सकता था। बल्कि आप कह सकते हैं कि पूरे कश्मीर की 70 से 80% आबादी उस दिन मार्च वाले दिन सड़कों पे खड़े होकर जो काफ़िलों का इस्तकबाल कर रही थी वो सारे के सारे उस मार्च का हिस्सा थे।
और इसीलिए मार्च जो आगे बढ़ता जा रहा था, वो मार्च में शरीक लोगों का जो जोश है, जो उनका वलवला है, जो उनका अपनी इज्तिमाई ताकत के ऊपर एतमाद और उसका एहसास था, वो मुसलसल बढ़ता जा रहा था। और वो इतना बढ़ गया था पुंछ तक पहुँचते पहुँचते, और पुंछ से फिर आगे निकलते हुए, कि उस वक़्त लोगों के सामने जो है वो उनको कहा जाता, आप ये हिमालय जो है वो इसको दरमियान से चीर दें। तो लोगों ने कहना था, हाँ बस कोई चंद मिनट दे दें हम इसको चीर देते हैं। चूँकि आप पीछे देखें काफ़िलों, बहुत सारी वीडियोज़ सोशल मीडिया पे आई हैं कि काफ़िलों के रास्ते में बड़े बड़े उन्होंने दरख्त काट के फेंक दिए, पत्थर फेंक दिए, चट्टाने फेंक दी, मट्टी के ढेर लगा दिए। और आप जो मार्च के काफ़िले आगे बढ़ रहे थे, उनके पास अगर खबर पहुंचती थी कि आगे फ़लाँ जगह पे सड़क बंद है, तो मार्च में शामिल कोई बंदा अगर था, उसके पास अपनी कोई एक्सकवेटर या इस किस्म की मशीन थी, उसने फौरी तौर पे जो है वो अपनी मशीन मंगवा ली, मशीन को काफ़िले के आगे रखा, और सड़कों उसको वो जो रुकावटें थी उनको साफ़ करते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे थे। हाथों से उठा के लोगों ने पूरे दरख्त जो है वो सड़क से साइड पे फेंक दिए। तो इस तरह से जब पुंछ ये 12 तारीख को जब पुंछ में के सारे काफ़िले और जो सुदनौती डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के काफ़िले भी रावला कोट पहुँचना शुरू हुए, थोराड़, मंग, इस तरफ से हजीरा, बासपुर, और ये सारे काफ़िले जब रावला कोट शाम के वक्त पहुँचे, तो रावला कोट में आप कह सकते हैं कि लाखों लोग उसमें शरीक थे। हुक्मरानों ने एक कोशिश ये की कि उन्होंने कुछ अपने जो है वो सरकारी एहलकार उनको हेलीकॉप्टर के ज़रिए रावला कोट भेजा। वो मुज़ाकरात और वो नाकाम होते गए, लेकिन फिर आगे जब धीरकोट से आगे चले और मुजफ्फराबाद के लोगों ने, मैं समझता हूँ कि अपना खून दे के लॉन्ग मार्च का तहफ़्फ़ुज़ भी किया, उसका इस्तकबाल भी किया, और बहुत एक तारीख़ी इस्तकबाल जिसका हकदार था ये लॉन्ग मार्च मुजफ्फराबाद में हुआ। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? असल में इस मार्च की एक और जो है वो खूबी ये है कि पिछले कुछ अरसे से और एक लंबे अरसे से जो कश्मीर का सारा खित्ता है उसमें मज़ामत और इस किस्म की जो बगावत और ये सारे इश्तिहारे जो हैं ये किसी हद तक पुंछ के लोगों के साथ मंसूब हो चुके थे। लेकिन इस मार्च में जो मीरपुर डिवीज़न के लोग थे उन्होंने सबसे पहले कुर्बानी दी, और उन्होंने जो है वो बगावत और मज़ामत की एक नई तारीख़ रकम की कि आपने पुलिस के सारे तशद्दुद के ऊपर काबू पा के पुलिस को पसपा करके दोबारा से मार्च शुरू किया। और दूसरी जानिब मुजफ्फराबाद के लोगों के ऊपर रियासती जबर मुसलसल जारी था। 10 मई से 11 मई को भी वो चलता रहा, और मुजफ्फराबाद के लोग पुलिस के जबर के ख़िलाफ़ मुसलसल लड़ रहे थे कि पुलिस को पसपा किया जाए, ताकि जो मार्च के जो काफ़िले आ रहे हैं उनके ऊपर जो है वो किसी किस्म का जबर पुलिस ना कर सके। पुलिस किया मुजफ्फराबाद में, तो फिर FC, PC और रेंजर्स भी मंगवाई गई। 11 मई की शाम को रेंजर्स ने 12 मई की शाम को रेंजर्स ने कोआला पुल से कश्मीर में दाखिल होने की कोशिश की। वहाँ पे कोआला के इर्द गिर्द के जो लोग थे उन्होंने सड़कें बंद कर दी, और वहाँ से रेंजर्स को वापस पीछे मुड़ने पे मजबूर किया। रेंजर्स ने फिर एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया, मानसरा एबटाबाद से होता हुआ वो बरारकोट से मुजफ्फराबाद में एंटर होता है। वो 13 मई की सुबह को जब उस रास्ते से रेंजर्स के काफ़िले जो है उन्होंने मुजफ्फराबाद शहर में दाखिल होने की कोशिश की, तो वहाँ पे आम लोगों ने, छोटे बच्चों ने, आम लोगों ने और ख़वातीन ने उनके ख़िलाफ़ मज़ामत शुरू की। उन्होंने ये महसूस किया कि एक तरफ से हमारे जो काफ़िले हैं वो मुजफ्फराबाद पहुंचने वाले हैं, और दूसरी तरफ से ये जो एक जाबर और वैशी फोर्स है बाहर से वो मंगवाई जा रही है, हमारे जो लोग हैं, नियाते हैं, पुरअमन हैं, उनका कत्लेआम कराने के लिए। तो उन काफ़िलों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए फिर मुजफ्फराबाद के वो नौजवान, वो आम बच्चे और वो ख़वातीन, वो रेंजर्स और बाकी जो फोर्सेस थी उनके ख़िलाफ़ लड़ पड़ी। और हम समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, और उन्होंने कुर्बानी की एक नई मिसाल रकम की है
कि उन काफिलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़फ़्फ़राबाद के नौजवान खुद रेंजर्स की गोलियों के सामने शीशा पलाई हुई दीवार बन के खड़े हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी जानें दी। 3 नौजवान शहीद हो गए, 25 से 30 जो है वो उनको गोलियां लगी हुई हैं, वो ज़ख्मी अस्पतालों में पड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने रेंजर्स को पसपा होने पे मजबूर कर दिया उस वक़्त से पहले कि जब तक वो जो काफ़िले थे पीछे से वो मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचते। लेकिन इस सारे मार्ग यानी कि वो पुरअमन रखने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनके ऊपर इस जुर्म की पादाश में उनको गोलियां मारी जा, वो सिर्फ मज़ामत कर रहे थे कि ये रेंजर मुज़फ़्फ़राबाद शहर में एंटर ना हो, वो सिर्फ उसका रास्ता रोका। पता था कि अगर ये रेंजर्स गए तो वो जाके फिर तशद्दुद करेंगे, गोलियां चलाएंगे और हलाकतों की तादाद बढ़ेगी, और उन्होंने वो गोलियां अपने सीने पर खा के उस लॉन्ग मार्च को पुरअमन रखा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, और हम समझते हैं कि कश्मीर की सारी अवाम जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद के उन शोहदा की और जिनको जो ज़ख्मी हुए हैं उन सब के खून सारी अवाम के ऊपर, हमारे ऊपर कर्ज़ है, और इस कर्ज़ को हमें एक या दूसरी सूरत में चुकाना पड़ेगा। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुज़फ़्फ़राबाद के अवाम और नौजवानों ने एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ अंदाज में कुर्बानी दे के, अपनी जानें कुर्बान करके, फिर उस जो अवामी जदोजहद थी उसके लिए एक नई मिसाल कायम की। और इसमें जब आपको लॉन्ग मार्च को मुज़फ़्फ़राबाद पहुंचने से पहले ही नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो गया और सोशल मीडिया पे आ गया, और ये कहा जा रहा था कि भाई अब मुज़फ़्फ़राबाद जाने की ज़रूरत नहीं है, काफ़िलों को वापस मोड़ लें और कामयाबी हो गई है, उसके बावजूद लॉन्ग मार्च हम देखते हैं कि मुज़फ़्फ़राबाद दाखिल हुआ, और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि कोई मुहिम जोई करने जा रहे हैं, कुछ इस किस्म के इक़दाम करने जा रहे हैं। ये एक जहरीला प्रोपेगेंडा लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ आखिर में हुआ, और उसका जवाब फिर लॉन्ग मार्च ने किस तरह दिया? देखिए, एक तो इस सारी तहरीक के दौरान हुक्मरान बारहा मुसलसल ये प्रोपेगेंडा करते रहे कि ये लोग इंडिया के एजेंट हैं, तो लोगों का, हुक्मरानों का ये प्रोपेगेंडा लोगों में अब जो है वो बिल्कुल बेअसर हो गया है। क्योंकि लोग जब खुद से कश्मीर की सारी आबादी जो भी 40-45 लाख आबादी है उसकी अक्सरियत वो सस्ता आटा मांगती है, कहती है बिजली हमारी सस्ती करो, तो उनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हो कि ये इंडिया के एजेंट हैं, तो लोगों ने अपने इस किस्म के प्रोपेगेंडे को संजीदा लेना छोड़ दिया है। और हुक्मरान जब इस किस्म के ज़बानी प्रोपेगेंडे से लोगों को तहरीक से दूर नहीं कर सके, तो इन्होंने ये तक इतनी गिरी हुई हरकत तक की कि 10 मई की रात को रावला कोट की कुछ दीवारों के ऊपर हिंदुस्तान के झंडे चस्पा करा दिए। यानी कि पुलिस के जो एजेंट थे वो पुलिस के खुफिया एजेंसियों के एजेंट हैं, जिन्होंने वो झंडे प्रिंट कराए कि हम कमेटी के लोगों के ऊपर जो है ये इल्ज़ाम लगा सकें कि ये देखें जी, ये कमेटी के लोग जो है ये इंडिया के एजेंट हैं। नहीं तो जाहिर है खुद ही करते हैं, सारा कुछ खुद ही करते हैं ज़्यादातर। इवन जो ये मैं भूल गया हूँ उसका जिक्र करना कि 11 मई को कोटली और मीरपुर के दरमियान किसी इलाके में एक पुलिस ऑफिसर जो है वो जांबाक हुआ, और उसकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो इन्होंने जो उसका कत्ल था उसका इल्ज़ाम मुज़ाहिरीन के ऊपर लगाने की कोशिश की, लेकिन खुद बेशुमार पुलिस एहलकार थे वो ये कह रहे थे कि इसको पीछे से गोली लगी है, और वो भी 10 फुट के फासले से, और पिस्तौल की गोली मारी गई है। और अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो जियो न्यूज़ पे रात को चल रही थी उसमें उन्होंने यही बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी यही चीज़ें आई हैं, यानी खुद से इन्होंने एक पुलिस एहलकार की जान ली, और उसका इल्ज़ाम इस पुरअमन मार्च को ये साबित करने के लिए कि ये लोग पता नहीं कोई तशद्दुद चाहते हैं, वो लोगों को मारना चाहते हैं, इस किस्म के इल्ज़ामात लगाने के लिए इन्होंने सिर्फ वो जान नहीं ज़ाया की जो मुज़फ़्फ़राबाद में जानें ज़ाया हुई हैं, वो भी इन्हीं हुक्मरानों और इस रियासत की इसी घिनौनी कोशिश की वजह से उन लोगों की जानें गई हैं। तो ये सारी जो कोशिशें थीं ये भी जारी थीं। अब जो कुछ हुआ कि इन्होंने जब धीरकोट से काफ़िले जो है वो नीचे क्वाला पहुंच गए और क्वाला से आगे मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ मार्च शुरू किया। अब इन्होंने एक और काम किया था, इन्होंने 9 मई की शाम को ही कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया था। इंटरनेट सर्विस बंद होने की वजह से लोगों की जो आपस में कनेक्टिविटी है वो भी मुतासर हुई। इवन उनके जो अपना आपस में कोऑर्डिनेशन था वो बड़े पैमाने पे मुतासर हुआ।
लेकिन उसके साथ इन्होंने ये किया कि दिन के 2 बजे थोड़ी देर के लिए जब इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया, थोड़ी देर के लिए नोटिफिकेशन फेसबुक और सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करने के लिए इंटरनेट सर्विस ऑन की और फिर बंद कर दी। लोगों ने यही समझा कि जैसे ये हुक्मरान पहले हमारे साथ दर्जनों बार धोखा कर चुके हैं, उसी तरह से इस मार्च में ये कन्फ्यूजन फैलाने के लिए इन्होंने थोड़ी देर के लिए इंटरनेट ऑन करके नोटिफिकेशन सर्कुलेट करा के फिर इंटरनेट बंद कर दिया है कि ताकि लोग ये समझे कि मुतालबात पूरे हो गए, लिहाजा वापस चले जाएं। तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने ये कहा कि हम मार्च को जारी रखेंगे, अगर हमारे मुतालबात तस्लीम हो चुके हैं तो हम ज़फ़राबाद में अपना एक जश्न बनाएंगे, एक प्रोग्राम करेंगे इस फतह के ऊपर, कामयाबी के ऊपर। चूँकि उस वक़्त तक मार्च में जो लोग मौजूद थे उनको ये नहीं पता था कि मुज़फ़्फ़राबाद में नौजवान शहीद हो चुके हैं, वहाँ पे इतनी गोलियाँ चल चुकी हैं, इतने लोग ज़ख्मी हैं। चूँकि इंटरनेट सर्विस ही बंद थी या रेंजर्स को बुलाया जा रहा है, इंटरनेट सर्विस इन्होंने बंद कर दी थी। तो इस हवाले से लोगों ने वहाँ से वापस पीछे जाने के बजाय लोगों ने आपस में यही फैसला किया कि हम ज़फ़राबाद तक ज़रूर जाएंगे। अब ज़फ़राबाद सिर्फ 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर आगे है, तो हुकूमत अगर हमें हमारी कमेटी को नोटिफिकेशन देती है, बाकायदा नोटिफिकेशन जो अथेंटिक है, तो उसके बाद जो है वहाँ पर कमेटी अपना एक प्रोग्राम करेगी, एक जो है वो फतह का जश्न बनाया जाएगा और हम वापस आ जाएंगे। अब ये तो सूरत-ए-हाल सारी जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद एंटर होने के बाद लोगों को पता चली कि मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जो है वो किस हद तक जो है वो वहशियाना जबर किया जा चुका है। दिन को कितने लोग मारे जा चुके हैं, कितने लोगों को लोग ज़ख्मी हैं। अब ये मैं समझता हूँ कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर बेहुदा बकवास की जाती है मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़, के मुज़ाहिरीन पुरतशद्दद हैं कि जब इतने लोग, लाखों लोग, हाँ, लोगों ने जो कुछ कोटली मीरपुर में जैसे वो पुलिस उनके ऊपर तशद्दुद कर रही थी, उसको देखते हुए लोगों ने रास्ते में जहाँ पे काफ़िले रुकते थे वो वहाँ से उतर के कोई दरख्त से छोटा मोटा जो है वो डंडा बना लेते थे कि कहीं अगर पुलिस मारेगी तो हम कम से कम अपना दफ़ा करेंगे, और वो डंडे उनके हाथों में थे। इससे ज़्यादा लोगों के पास ना कुछ भी नहीं था। और अगर कोई मुहिम जो अनासर होते, कोई ऐसे लोग जो है पीछे से तैयार होके आए होते कि उन्होंने तशद्दुद करना है, तो मुज़फ़्फ़राबाद में जब वो एंटर हुए हैं और उनको पता चला है कि हमारे जो है वो आम जो लोग थे, 3 लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं, 25 या 30 के करीब गोलियां लगी हुई हैं, अस्पताल में पड़े हुए हैं, तो वो मुज़फ़्फ़राबाद की ईंट से ईंट बजा देते। उनको कौन रोक सकता था? उस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में कोई इंतज़ामिया नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी। लेकिन लोगों ने पूरे 1 साल के दौरान हर एक्टिविटी में, हर सरगर्मी में कमेटी के डिसिप्लिन को फॉलो किया। कहीं पे कमेटी के डिसिप्लिन से 1 इंच लोग इधर से उधर नहीं हुए। कमेटी ने जब अनाउंस किया कि कल 2 बजे जो है वो नमाज जनाजा होगा और हम इन शोहदा की जो लाशें इनके ऊपर सियासत नहीं करेंगे, लोगों के अंदर बेशुमार गम और गुस्सा था। लोग चाह रहे थे कि ये जो लोग न्याते और नाहक मारे गए, शहीद हो गए, इनके ऊपर एहजाज करना चाहिए और कम से कम इनको इनके कत्ल की जो है वो ज़िम्मेदारी आयद होनी चाहिए, हमारी हुकूमत के ऊपर होनी चाहिए। चूँकि हुकूमत जो है वो ज़िम्मेदार होती है, हुकूमत ने बाहर से फोर्सेज या रेंजर्स मंगवाई हैं, उन्होंने हुकूमत ने ये सारा तशद्दुद कराया है। लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो ये सारा गम और गुस्सा, सारा दुख जो है वो लोगों ने बर्दाश्त किया। लोगों ने अमन का दामन नहीं छोड़ा, लोगों ने किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया। उस सब हुक्मरानों का गलीज़ प्रोपोगंडा है जिसमें और बहुत सारे लोग भी मुलव्वस हो जाते हैं, इस किस्म की जो कि प्रोपोगंडे का हिस्सा बन जाते हैं कि नहीं वो कोई मुहिम जो अनासर भी मौजूद थे, उन्होंने खुदा न ख्वास्ता असम्बली पे कब्ज़ा कर लेना था। अब उन सारे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, असम्बली पे कब्ज़ा करने के लोग अगर कोशिश करते तो उनको रोकने वाला काम था। लोगों को असम्बली पे कब्ज़ा करना या इस किस्म के कोई ना मकासद थे, ना किसी भी उस काफ़िले में शरीक लोगों को कोई एक सिंगल बंदा भी ऐसा नहीं था कि जो ये सोच रहा हो कि वहाँ पे हालात ख़राब हो जाएंगे तो हम ये कर लेंगे। लोग सिर्फ अपने बुनियादी 2 मुतालबात या मैक्सिमम उनकी ज़िद ये थी कि तीसरा मुतालबा भी हमारा माना जाए, यानी अशराफिया की मराहत कम की जाए। उस हद तक एहतजाज, पुरअमन एहतजाज के लिए मुज़फ़्फ़राबाद गए और वो पुरअमन तौर पर वहाँ से डिस्पर्स हो गई। अब इसमें जो आपने सारा सूरत हाल बताई है, इसमें कहीं भी हमें वो बड़े बड़े नाम आज़ाद कश्मीर के नज़र नहीं आते। बड़ी बड़ी सियासी पार्टियां हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, वो कई
सदर हैं वहाँ पे, साबका सदर हैं, वज़राए आज़म हैं, वज़ीर हैं, मुशीर हैं, और बड़ी बड़ी पार्टियों के सरबराहान हैं, MLAs हैं। तो ये सारे लोग क्या कर रहे थे सारी तहरीक में? इसमें आपने तो ये जो बात की है, इसमें आम लोग ही शामिल थे, आम लोग ही लीडर भी थे, कारकुन भी थे और उस तहरीक का हिस्सा भी थे। तो ये तो हमें बताया जाता है कि बड़े बड़े नामों के बगैर तो पता भी नहीं हिलता और लोग सांस भी नहीं ले सकते, और ये जो बड़े बड़े इलेक्शन जीतते हैं लोग, ये सारे किधर थे सारी तहरीक? देखिए, पहले तो इस तहरीक के आगाज़ से ही ये तहरीक बुनियादी तौर पे बनी ही इन बड़े बड़े लीडरों और इन पार्टियों के ख़िलाफ़ है। लोगों ने एक लंबे अरसे से इन पार्टियों को वोट दे दे के अपने मसाइल के हल की जो कोशिशें थी वो करके देख के लोग तंग आ चुके थे। और लोगों को जब अवामी एक्शन कमेटी की सूरत में एक ऐसा प्लेटफार्म मैसर आया कि लोग अपने बुनियादी मुतालबात के ऊपर की लड़ाई के लिए उस प्लेटफार्म पे मुत्तहिद हो सकते थे, तो लोगों ने सबसे पहले आपसी वो इख्तलाफात ख़त्म किए कि किसी बंदे ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया हुआ है, किसी ने नून लीग को वोट दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने बैठ के डिस्कशन की, यार ठीक है, हम वोट सपोर्ट इन पार्टियों को करते हैं, लेकिन ये मसाइल हमारे मुश्तरक हैं, इसमें हम जो है वो इकट्ठे मिलकर लड़ते हैं। अब उस दौरान हमने जो हम कमेटियों में तो उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कुछ एफर्ट्स कर रहे थे, हमने बहुत खुल के जो पार्लिमानी सियासत करने वाली पार्टियों के लोग थे, आम लोग थे, वोटर्स थे, उनके ज़िले या उससे तहसील लेवल के इवन ओहदेदार भी थे, उनको हमने बताया कि ये जो तहरीक है, ये चूँकि आप जिन पार्टियों को वोट सपोर्ट करते हो उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो मुसलसल हुकूमतों में रहे, ये उनके ख़िलाफ़ है। तो लोग मज़ाहिरों में, तकारीर के दौरान उनके ख़िलाफ़ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, उनकी मज़म्मत करेंगे, चूँकि वो पिछले 77 सालों से इस मुल्क पे हुक्मरानी कर रहे हैं, इस मुल्क को लूट रहे हैं, और उनकी पॉलिसियों की वजह से ही ये सारे मसाइल हैं आज जिनका हमें सामना है। तो आपको इतना ज़र्फ़ पैदा करना पड़ेगा। तो इस सारे अमल के अंदर उन आम लोगों ने भी कहा कि हमने उनका कुछ खाया हुआ नहीं है, हम वोट सपोर्ट करते थे तो करते थे, आज हम अपने मसाइल के लिए निकले हैं तो आपसे ज़्यादा हम उनके लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से लोग जो है वो अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनते गए, और ये चूँकि जितनी भी पार्टियां थी ये सारी अवामी एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ मुसलसल प्रोपोगंडा कर रही थी। इनको इंडिया से पैसे मिलते हैं जी, इंडिया से पैसे लेके यहाँ के हालात ख़राब कर रहे हैं। अब लोग हैं के लिए मुतालबा कर रहे हैं तो हालात खराब। हाँ, जो आम लोग थे वो बर्दाश्त करते रहे महंगाई, बेरोजगारी, तो फिर वो इंडिया के एजेंट नहीं है। आप सच्चे पक्के मुहिब्बे वतन है, लेकिन आपने अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठाई तो आप इंडिया के एजेंट हो जाएंगे। लेकिन लोगों ने जब खुद अपने लीडरों की ज़बानों से एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़, यानी उन्हीं लोगों के ख़िलाफ़ ये सारे इल्ज़ामात सुने, तो लोगों को ज़्यादा गुस्सा आया यार कि हम खुद ये मुतालबा कर रहे हैं कि भाई हमें सस्ता आटा दो। ये इनको इतनी ज़रूरत नहीं होती कि ये पार्लियामेंट में या किसी भी जगह पे हमारे इस हक़ की आवाज़ उठाएं, और एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से के ऊपर अगर लोग इकट्ठे होकर ये आवाज़ उठाते तो उनको ये कहते हैं ये इंडिया के एजेंट है। तो इस तरह से हुक्मरानों की जो पार्टियाँ हैं, ये जो बड़े बड़े लीडर हैं, ये जितना ज़्यादा एक्शन कमेटी के ख़िलाफ़ बोलते गए, लोगों की उतनी ज़्यादा नफ़रत इनके ख़िलाफ़ बढ़ती गई, और आखिरी दिनों में इनमें से कोई एक बंदा भी कश्मीर के अंदर मौजूद नहीं था, ये सारे के सारे इस्लामाबाद में बैठे हुए। और इस दौरान हमें नज़र आया कि फिर ये जो इलेक्शन का अमल है, पार्लियामेंट है, अदालतें हैं, ये सारे रियासती इदारे हैं, इनका तो किरदार सामने नज़र आ गया कि ये सारे अवाम दुश्मन किरदार है, और इनके ज़रिए कोई रिलीफ नहीं मिला, बल्कि अगर रिलीफ लेना है तो आपको ख़ुद एहतजाज करना पड़ेगा, अपने आप को मुनज़्ज़म करना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा, और एक जद्दोजहद को जो है वो नज़रियाती सियासी बुनियाद पे जो है वो लेके चलना पड़ेगा। वरना ये जो फोरम है पार्लियामेंट का या इलेक्शन का या और दूसरे ऑफिशियल फोरम है, वो तो हमें नाकाम होते हुए नज़र आए हैं, और सारा उनका एक अवाम दुश्मन किरदार यहाँ पे खुलकर नज़र आया। उस हवाले से लोगों के अंदर ज़ाहिर है कि ये गम गुस्सा और ये एहसास भी सामने आया कि ये जो रियासत है, ये जो अदारे हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हम जो है वो आम लोगों के साथ सड़कों पे मौजूद होते थे, और ये जो मुज़ाकरात के दौरान मुज़ाकरात नाकाम होते थे तो कोई एहतजाज किया जाता था, उस दौरान आम लोगों की ये राय होती थी कि ये हमारी कमेटी वक्त ज़ाया कर रही है,
ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये मुज़ाकरात के ज़रिए हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, हमें कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। बिल्कुल आम लोगों की राय होती थी, क्योंकि उनकी राय जो है वो उस तरह से जाके स्टेज से नहीं रखते थे, लेकिन नीचे खड़े हम भी आवाम में खड़े होते थे, गपशप करते थे। तो लोग नीचे से लोग खुद इस नतीजे में पहुंच चुके हैं कि इन हुक्मरानों से अगर किसी ने को अपना हक लेना है तो उसका वाहिद तरीका ये है कि मुतहिद हो के एक इंतहाई किस्म का जो इकदाम है, सख्त इकदाम है, हड़ताल है, कोई बड़ा लॉन्ग मार्च है, कोई मुकम्मल लॉकडाउन है, वो गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल है, उसके ज़रिए से इनको मजबूर किया जा सकता है कि ये हमारा हक दें। नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और इस तहरीक ने मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े असबाक भी लोगों के लिए लेके आई है। और मेरा समझता हूँ कि कश्मीर के अंदर जितने लोग भी इस तहरीक में शामिल थे या नहीं भी थे, मुकम्मल तौर पर अब तब्दील हो चुके हैं और एक नया मारूज़ ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर में बल्कि उसकी वजह से बाकी पूरे ख़ित्ते के अंदर जो है वो जन्म ले रहा है और एक मियारी तब्दीली समाज के अंदर आ चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कि इस लॉन्ग मार्च से पहले का कश्मीर और अब बाद का कश्मीर किस तरह मुख्तलिफ हो गया, और जो लोगों के अंदर एक अवामी ताकत का एहसास आ गया है, हुक्मरान तबके के अंदर जो एक खौफ है, और अभी तक मुझे लगता है कि उनके ईवान अभी भी लरज़ रहे होंगे, जब मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर पार्लियामेंट है या जो हुक्मरानों के ईवान है वो अभी तक उन पर लर्जा तारी है, और वो मुज़फ़्फ़राबाद से ज़्यादा इस्लामाबाद के अंदर जो है वो टांगें कांप रही हैं और वहाँ पे एक लर्जा तारी है और उनको खौफ महसूस हो रहा है इस तहरीक से, और वो अवाम को दोबारा कोई सबक सिखाने की ज़ाहिर कोशिश करेंगे। लेकिन उसमें भी हमें नज़र आता है कि जो लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा हो चुकी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, और जो कश्मीर की सियासत है वो किस तरह मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है अब? देखिए, अगर उसके सारे पहलुओं के ऊपर बहुत हम अगर तफसील से बात करें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। मुख्तसरन मैंने सिर्फ जो पहले आपके सामने ये आपके साथ शेयर किया है कि लोगों का जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़त थी, जो यकजहती थी, वो उसने लोगों को तब्दील कर दिया है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि लोग जो है वो अभी मैज़ जो है मीरपुर डिवीज़न से पुंछ डिवीज़न में दाखिल हुए थे, तो मार्च जो है वो एक जश्न में तब्दील हो गया था। नोटिफिकेशन तो उनको अगले दिन जाके क्वाला मिला, लेकिन लोगों को अपनी इज्तिमाई ताकत के एहसास ने वो एक जो है वो खुशी और सरशारी का जो एक पूरा खुमार था वो उनके ऊपर तारी कर दिया था। और वहाँ से वो लोग जो है जो आगे मार्च जैसे जैसे आगे मार्च करते जा रहे थे, उनकी ज़िंदगियाँ, उनके शऊर मुकम्मल तौर पे तब्दील होते जा रहे थे। जैसे उनका इस्तकबाल हो रहा है हर शहर के अंदर, और ख़ुद शहर में खड़े लोग जो काफ़िलों का इस्तकबाल कर रहे थे, वो काफ़िलों की जो आमद है और जो हज़ारों लाखों लोग पीछे से एक उन मुश्तरका मकसद के लिए लड़ने के लिए इतनी मुश्किलात अबूर करके फिर भी हंसते गाते मुस्कराते आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनको देख के खुद उनके अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ रही थी। और ये सारी सोसाइटी इस सारे 4 दिनों के अंदर जो है वो पूरा कश्मीर जो है वो मुकम्मल तौर पे यकसर तब्दील हो चुके हैं। उसकी सिर्फ आप ये जो मैंने 2 दिनों में देखी हैं कुछ मिसालें, आप उससे अंदाज़ा लगा लें कि कहीं ये नक्याल में शायद कोई कमिश्नर साहब उनके बच्चे फैमिली को कुत्ता लेके कमिश्नर की गाड़ी पे कहीं जा रहा था, तो रास्ते में लोगों ने रोक के वो कुत्ता और वो सारे लोग जो है वो गाड़ी से उतार दिए। शहीद गली में भी ऐसा नीलम वैली में हुआ है, जहाँ पे ये जो फूड डिपार्टमेंट का कोई बड़ा ऑफिसर था, डायरेक्टर जनरल था, उसको इसी तरह से उतार दिया। यानी लोगों ने इस सारे प्रोसेस के दौरान ये एहसास उनके अंदर बहुत ज़्यादा पुख्ता हो गया है कि एक तो कि इस समाज की सबसे बड़ी ताकत हम है, हमसे बड़ी कोई ताकत नहीं है। कोई फ़ौज, कोई पुलिस, कोई रेंजर्स, कोई अदलिया, कोई वज़ीर-ए-आज़म, कोई सदर, कोई ताकत नहीं है। असल ताकत हम है। सुना वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी कोई गाड़ी अपनी वज़ीर-ए-आज़म साहब की भी कोई वीडियो आई है, कोई छोटी सी गाड़ी में बैठे हैं और किसी साफ़ी को इंटरव्यू दे रहे हैं कि मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ।
तो अब इस लेकिन मसला ये है कि वज़ीर-ए-आज़म या कुछ वज़रा जो है वो इस किस्म के दिखावे के जो क्या है कि हालांकि धमकियां लगा रहे थे लॉन्ग मार्च करने वालों को और अवामी वो ये लॉन्ग मार्च को ज़्यादा मुश्तइल करने में उनकी धमकियों का भी बड़ा किरदार है कि वो इस तरह के आप जो है वो लोगों को धमकी लगाते हैं कि आपके जो है वो वालिद साहब बंद करेंगे। अब वालिद साहब कहें आप उन लोगों को लोग तो इसको इसी तरह से लेते हैं ना कि वज़ीर-ए-आज़म साहब हमें चैलेंज कर रहे हैं कि सड़क तुम्हारा बाप बंद कर सकता है। तो फिर लोगों ने करके दिखाया कि बाप नहीं, हम खुद ही कर सकते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म को अब वो कह रहे हैं ना कि तुम्हारे बाप में कोई ताकत ज़रूरत है तो तुम रोक लो फिर हमें। तो ये सारा कुछ तो चल रहा है, लेकिन असल चीज़ ये है कि कश्मीर की जो ख़ासकर आम आबादी जो सारी इस तहरीक के साथ जुड़ी हुई थी, वो इन 4 दिनों के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गई है। अब लोग पुरानी जिस कैफियत में वो ज़िंदा थे उसमें उनको दोबारा एडजस्ट होना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो अपना हक़ जताना शुरू हो गए मुख्तलिफ़ सरकारी एहलकारों के ऊपर कि भाई ये हमारे टैक्सों का पैसा है, हम आपको इस तरह से ज़ाया नहीं करने देंगे। और इसी किस्म के दीगर बेशुमार वाक़यात जो हैं ये किसी हद तक थोड़े बहुत ख़तरनाक भी हैं। लोगों को इस हवाले से भी ख्याल रखना पड़ेगा कि लोगों ने एक बहुत बड़ी फ़तह हासिल की है, लेकिन हुक्मरान लोगों की इस फ़तह को एक शिकस्त में तब्दील करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, वो हर किस्म की साजिश करेंगे, वो हर किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी इस्तेमाल करेंगे। तो उस हवाले से ख़ुद लोगों को और कमेटी को भी इंतहाई जो है वो मोहतात अंदाज में और बहुत ही दानिशमंदी के साथ जो है वो आगे बढ़ना पड़ेगा कि जिसमें रियासत की किसी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी में लोग ना आएँ। और कमेटी को ये यकीनी बनाना पड़ेगा, हर जगह पे लोगों को बताना पड़ेगा कि थोड़ा सब्र से लोग काम लें, सब्र से काम लें। कोई एकदम जो है वो रातों रात सारे मसाइल जो है वो ठीक नहीं हो सकते, थोड़ा टाइम लगेगा। लोगों को दोबारा से नए जो मुतालबात हैं उनके हवाले से मुनज़्ज़म होना पड़ेगा, फिर नए मुतालबात की जो लड़ाई है, जदोजहद है, वो आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो फौरी तौर पे चूँकि लोग जो है वो लोगों ने जिस ताकत का एहसास पाया है, बहरहाल वो अभी तक उसके खुमार में हैं, उसमें से नहीं निकल रहे। खुमार को थोड़ा सा पाकिस्तान के मेहनत कश तबके के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। और इस तहरीक के दौरान हमने देखा कि पाकिस्तान से भी मज़दूर रहनुमाओं ने ज़ाहिर यकजहती किया। कराची से जनरल टायर्स यूनियन की क़यादत ने, दूसरे सनती वर्कर्स ने ज़ाहिर यकजहती किया। लाहौर में शेख ज़ायद अस्पताल की यूनियन की क़यादत ने ज़ाहिर यकजहती किया। और पूरे पाकिस्तान से हमें इस तरह की एक सॉलिडारिटी वर्किंग क्लास के साथ नज़र आई। और आने वाले अरसे में हमें लगता है कि ख़ुद पाकिस्तान में इस तहरीक से लोग इंस्पायर होके इससे तहरीक ले के दोबारा यहाँ पे भी बिजली के इशू पर, आटे के इशू पर तहरीकें बर्पा होंगी। और यहाँ पे शायद उससे भी ज़्यादा आगे जाएँ, क्योंकि यहाँ पे महंगाई, बेरोज़गारी का जबर भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे रियासती जबर भी है। अभी किसानों के अगर आप देखें पंजाब में ख़ास तौर पर एक तबाही और बर्बादी फैला दी गई है ये पंजाब गवर्नमेंट के फ़ैसले ने, जो गंदम नहीं ख़रीद रही। और लाखों की तादाद में जो किसान हैं वो बिल्कुल दिवालिया हो गए हैं और बिल्कुल उनकी जो है वो कमर टूट गई है। तो उस हवाले से हमें यहाँ पे भी तहरीकें उभरती हुई बनती हुई नज़र आ रही हैं। और उस हवाले से आप और ये तहरीक क्या पैगाम देना चाहती है पाकिस्तान के मेहनत कशों को, मज़दूरों को, किसानों को और इनकलाबी नौजवानों को? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान भर से कश्मीर की तहरीक के हवाले से उसके साथ यकजहती करने के लिए किसी ट्रेड यूनियन लीडर ने, किसी सियासी कारकुन ने या इवन किसी एक आम फ़र्द ने फ़ेसबुक पे ऊपर अगर एक पोस्ट भी की है तो हम कश्मीर की आवाम की तरफ से, कमेटी की तरफ से उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम उसको यकीन दिलाते हैं कि ये जो कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान यकजहती बनाने, एक जुड़त बनाने के अमल का जो आगाज़ है, वो आगाज़ ज़ाहिर है इसी तरह से कुछ लोग ही उस अमल का आगाज़ कर सकते थे जो लोगों ने किया है। और ये आने वाले दिनों में आगे हम ज़रूर बढ़ाएंगे। हम पाकिस्तान भर में जो भी कोई बड़ी तहरीक, कोई छोटी तहरीक, कोई एहतजाज, कहीं पे गरीब किसान, मेहनत कश, फैक्ट्री मज़दूर, कोई स्टूडेंट्स जो है वो किसी अपने हक़ की लड़ाई के लिए निकलेंगे तो कश्मीर की जो अवामी एक्शन कमेटी है वो उनके साथ
भरपूर यकजहती का इज़हार करेगी, अमली तौर पे उनके हक़ में एहजाज मुनज़्ज़म करने की तरफ भी जाएगी। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आप देखें ख़ासकर ये जो किसानों के साथ इस हुकूमत ने जुल्म किया है, वो मैं समझता हूँ कि वो काबिल मज़म्मत है और हमें हर प्लेटफॉर्म से उसकी भरपूर मज़म्मत करनी चाहिए कि इस मुल्क का किसान जो है वो फसल पैदा करके भी बर्बाद है और फसल पैदा ना करके भी बर्बाद है। तो ये हुक्मरान इतने ज़ालिम हैं, इतने सफाक हैं कि इनको किसी भी गरीब और मेहनतकश अवाम की कोई भी परत बर्बाद हो रही हो उससे इनको कोई गर्ज़ नहीं होती, इनको सिर्फ़ अपने मुनाफों से गर्ज़ है। और इसी तरह से अभी जो ख़बरें आ रही हैं कि पंजाब में ये फिर तालीमी इदारे स्कूल्स मेरे ख्याल में बेचने की तरफ जा रहे हैं और अस्पताल प्राइवेट वो बेचने की तरफ जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, पहले से ही इसलिए जुल्म है कि पाकिस्तान के गरीब लोगों के पास इलाज मुआवजे की सलाहियत ही नहीं है और जो कुछ थोड़ा बहुत टूटा फूटा उनको सरकारी अस्पतालों में कोई दवाई, कोई डिस्प्रिन की गोली, कोई पैराडोल मिल जाती थी, अब उससे भी उनको महरूम किया जा रहा है। और दूसरी जानब गरीबों के जो बच्चे हैं जो चलो थोड़ा बहुत पढ़ लिख लेते थे सरकारी स्कूलों में बग़ैर फ़ीस के या थोड़ी बहुत फ़ीस के, वो भी उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। तो हम इसकी भरपूर मज़म्मत करते हैं और हमें पूरा यकीन है कि पाकिस्तान के जो मेहनतकश हैं, पाकिस्तान के जो गरीब अवाम हैं, वो इस सारे जुल्म और जबर को बहुत लंबे अरसे तक बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो इसके ख़िलाफ़ निकलेंगे। और दूसरी जो अहम बात ये है कि ये जो पाकिस्तान के बड़े शहरी मराकज़ हैं जिसमें कराची है, लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, पेशावर है, ये वो बड़े मराकज़ हैं कि यहाँ पे जब अवाम और मेहनतकश किसी तहरीक में निकलेंगे तो इनके अंदर ये सलाहियत है कि फिर ये कश्मीर, गलगित, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस तरह के जो दूर दराज के और कटे हुए इलाकों के जो लोग हैं, अवाम हैं, उनको फिर जो है वो एक साथ अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो इस हवाले से हमें पूरा यकीन है, हमें यकीन रखना चाहिए कि इन इलाकों से एक बड़ी तहरीक उभरेगी और वो इन सारी छोटी छोटी तहरीकों को अपने साथ मिलाते हुए इस जो ज़ालिमाना निज़ाम है इसके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कौन लड़ाई की जानिब बढ़ेगी। बिल्कुल ज़ाहिर है सरमायादाराना निज़ाम के होते हुए वो जद्दोजहद जारी रहेगी और ये जुल्म और जबर ख़त्म भी नहीं हो सकता जब तक सरमायादाराना निज़ाम और सरमायादाराना रियासत मौजूद है। एक सोशलिस्ट इनकलाब ही आपने बल्कि किताब भी इस हवाले से लिखी है कि कश्मीर की आज़ादी मुमकिन ही एक सोशलिस्ट इनकलाब के साथ। और उस हवाले से मैं समझता हूँ कि यहाँ के मेरी कुछ लोगों से बात भी हो रही थी लाहौर में, मज़दूरों से भी, किसानों से भी, तो वो कह रहे थे कि पहाड़ों से पहले तो सैलाब आते थे पिछले सालों में, लेकिन इस दफ़ा हमें जुर्रत और हौसला मिला है और उस जुर्रत और हौसले ने जो है वो पुरानी तमाम तासुबात को, पुरानी तमाम जो मायूसी थी, बदगुमानी थी, उसको उखाड़ फेंका है और उसकी जगह हर जगह नए एक तहरीक के, नए समाज के बीज बो रही है। ये जो जुर्रत और हौसला कश्मीर के पहाड़ों से उतर के मैदानों की तरफ आ रहा है और मुझे यकीन है कि ये जो तहरीक है ये पहाड़ों से शुरू हुई है, लेकिन ये जिस तरह पानी पहुंचता है कश्मीर के पहाड़ों से उतर के दरियाओं में और फिर यहाँ के समुंदर तक जाता है, तो ये मैदानों को भी सैराब ज़रूर करेगी ये तहरीक। और इससे जो जुर्रत और हौसला यहाँ के मज़दूरों और किसानों को मिला है वही लेते हुए यहाँ पे नई तहरीकें बनेंगी, नए जो है वो इनकलाबात बर्पा होंगे और ये सरमायादाराना निज़ाम पूरी दुनिया के अंदर ज़वाल पजीर है। फ़लस्तीन के अंदर एक कत्लो गारत चल रही है, हर जगह हमें नज़र आ रहा है कि ख़ुद अमरीका की यूनिवर्सिटियों में तलबा जब एहतजाज करते हैं तो पुलिस उन पर तशद्दुद कर रही है। जो जमहूरियत के नाम लेवा थे, जो इंसानी हकूक़ की बात करते थे, वहाँ पे बदतरीन पुलिस का तशद्दुद, गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं। तो हम पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान के हुक्मरानों से और क्या तवक्को कर सकते हैं, वो भी इस निज़ाम के ही चट्टे बटे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मज़दूर तबके की और अवामी तहरीकों की एक जुड़त का जो आपने बात की, वो आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि एक बड़ा ही अहम जो है वो मरहला होगा कि जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी अवामी तहरीकें चल रही हैं उनकी क़यादतें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आएँ, एक इनकलाबी नज़रिए के साथ, एक इनकलाबी सियासत के साथ जुड़ें। मज़दूरों को, सरकारी मुलाजमीन के जो प्लेटफॉर्म हैं, जो निजी सनतों के मज़दूरों के प्लेटफॉर्म हैं, वो इकट्ठे हों। एक और जिस तरह की हड़तालें हमें कश्मीर में नज़र आई हैं लॉकडाउन पर, या जहाँ में एक आम हड़ताल पूरे पाकिस्तान की सतह के ऊपर मुनज़्ज़म की जाए, पहिया रेल का पहिया रोका जाए, बिजली का जो है, टेलीफोन का, हवाई जहाज़ का, बंदरगाहों का
मज़दूर जो है वो हड़ताल का ऐलान करें और इस हुक्मरान तबके के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला कुन जंग का आगाज़ करें। और मैं समझता हूँ कि इस तहरीक ने जो एक जुर्रत दी है हमें, कि सबसे पहले तो जो नामुमकिन करार दे दिया गया था कि कोई इनकलाब मुमकिन नहीं है, बिजली की कीमतों में कमी मुमकिन नहीं है, महंगाई में कमी मुमकिन नहीं है, हुक्मरान तबके के ख़िलाफ़ लड़ाई मुमकिन नहीं है। यहाँ पे हमें बड़े बड़े जो सियासी लीडर थे वो भी यही बताते थे कि इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों के साथ ही इक़्तिदार हासिल किया जा सकता है या कोई मुतालबा पूरा करवाया जा सकता है, कोई साम्राज्यी ताकतों की गुमाश्तगी करके ही जो है वो तहरीकें कामयाब हो सकती हैं, या किसी सरमायादार की जागीरदार की फंडिंग से ही धरने दिए जा सकते हैं। तो वो सारे जो एक यहाँ पे अवामी ताकत को रद्द कर दिया था, तो वो सब इसने जो है वो उनके ऊपर हमें समझते हैं कि रद्द कर दिया, उन दानिश्वरों को रद्द कर दिया, उन सियासतदानों को रद्द कर दिया, उस नज़रिए उस सोच को रद्द कर दिया। और ये बताया कि जब अवामी ताकत इकट्ठी हो तो उनको अपनी फंडिंग से, अपनी ज़रूरत से, अपनी सियासत, एक नई सियासत का जन्म हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये जो सियासत का नया जन्म है कि पाकिस्तान के मारूज़ में नई तब्दीलियाँ लेके आएगा, नई तहरीकें बर्पा करेगा और नए इनकलाबात की बुनियाद रखेगा, और पाकिस्तान में सोशलिस्ट इनकलाब की जद्दोजहद के हवाले से ये कामयाबी के अहम संग मील का किरदार अदा करेगा। ये बिल्कुल आपने वजह कहा। कश्मीर की जो सारी तहरीक थी, उस तहरीक के दौरान अगर आप जो भी मनाज़र थे, जो लोगों के जज्बात थे, एहसासात थे, लोगों का बायमी ताउन था, लोगों की जुर्रत थी, उसको उसमें एक जो हकीकी इनकलाब है उसके जो सारे इब्तदाई आप उसको बीज कह सकते हैं, वो सारा कुछ मौजूद था। ऑनेस्टी थी, सच्चाई थी, खुलूस था एक दूसरे के साथ, और दूसरा एक पूरा डिसिप्लिन और एक जो है वो अपने मकासद के साथ जो है वो पूरी कमिटमेंट, वो अज़्म था कि हम निकलें घर से, हम ये मुतालबात मनवाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। और वो ताकत ही थी, अवाम की ताकत ही थी जिसने हुक्मरानों को घुटने टेकने पे मजबूर किया। तो एक तरफ हमें हक और बातिल की लड़ाई नज़र आती है कि एक तरफ हुक्मरान तबके की तरफ से झूठ है, बहतान तराशी है, इल्ज़ाम है, गलीज़ प्रोपेगेंडा है और जबर है, उसी तरफ हमें सच्चाई नज़र आती है, खलूस नज़र आता है, दयानतदारी, अपने मिशन के साथ जो है वो एक लगाव, एक लगन, एक खलूस नज़र आता है कि उसके लिए हर कुर्बानी दी जा सकती है। और जो अमूमी तौर पर समाज के अंदर एक झूठ और फ्रॉड की फ़िज़ा है वो बिल्कुल अपने उल्ट में तब्दील होती हुई नज़र आई। इससे अंदाज़ा कर लें कि मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ पे पुलिस के साथ तसादुम होते थे, तो इब्तदाई तौर पे ज़ाहिर है जब पुलिस शेलिंग कर रही है, वो लाठी चार्ज कर रही है, तो उसके जवाब में लोग भी कुछ पथराव को इस तरह की चीज़ करते हैं। लेकिन जो ही लोग पुलिस की जो ताकत थी उसके ऊपर काबू पा लेते थे, तो वो पुलिस को मारने के बजाय इक्का दुक्का कुछ मारने के वाक़यात भी हमें नज़र आए। लेकिन ज़्यादातर अगर आप वीडियोस देखें तो लोग जो है वो उनके ज़ख्मों की मरहम पट्टी कर रहे हैं, उनको पकड़ के ला रहे हैं, उनको गाड़ियों में बिठा रहे हैं और उनको कह रहे हैं आप जो है वो चले जाएं। अब ये जो एहसास और ये जो जज्बा है लोगों का, ये हमें ये बताता है कि जब लोग जो है वो आपस में उनकी एक जुड़त बन जाती है, तो वो इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो किसी को मारते नहीं हैं, वो किसी को कत्ल नहीं करते, वो सिर्फ अपने रास्ते में जो मज़ामत होती है बस उसको थोड़ा सा वो साइड पे करते हैं, और उसके बाद लोगों को प्यार से, आराम से, इवन वो पुलिस वाला है, वो कोई भी है, उसको यानी कि सरकारी हैं और किसी चीज़ को जलाते नहीं है, बल्कि वो उनका देखें, उनका अभी जो गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप हमारी सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर ये एहसास है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, वो अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत कर रहे हैं, उसके गलत इस्तेमाल को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो बजाय इसके कि वो इसको कोई किसी दूसरे की कोई चीज़ समझ के उसको जलाएं। किसी बिल्डिंग का शीशा तोड़े, उनको पता है बिल्डिंगें हमारे पैसों के, टैक्सों के पैसों से बनी हुई हैं, आज ये हुक्मरान इस्तेमाल कर रहे हैं, कल किसी और तरीके से अवाम के काम आएंगी ये बिल्डिंगें, ये गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें, इसलिए अवाम नहीं ये काम करती। और ये मैं समझता हूँ हर तहरीक के दौरान जो भी कोई तशद्दुद होता है, जो भी कोई जानी नुकसान होता है, ये सारा का सारा ये रियासत और ये हुक्मरान और ये जो मुसल्लह दस्ते उनकी जानिब से किया जाता है, ताकि उन तहरीकों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा सके, ये देखें जी तहरीकों में खून खराबा होता है, ये देखें जी इन्होंने कत्लेआम कर दिया है, ये नुकसान कर दिया है, ये बिल्डिंगें जला दी हैं, लिहाजा जो है वो रियासत अपने जबर का जवाब फराहम करने के लिए इस तरह के, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये तहरीक के अंदर आपको इनकलाब के बीज नज़र आए हैं, तो इसी तरह जो आप बता रहे हैं कि इनकलाब का अमल तो फिर इंतहाई खूबसूरत अमल है, एक
एक दिलकश अमल है, एक खुशी से और मोहब्बत से सरशार अमल है। जबकि जब हुक्मरान तबकात इनकलाब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर खून खराबे, कत्ल गारत, अनारकी का एक उसके अंदर तस्वुर नज़र आता है कि जब कोई वज़ीर आज़म, सदर या कोई और मिनिस्टर जब इनकलाब का, तो वो डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि अनारकी फैल जाएगी, खून खराबा हो जाएगा और पता नहीं तबाही फैल जाएगी। लेकिन आप जो बता रहे हैं कि इनकलाब के बीज हैं, तो इनकलाब का अमल तो फिर बहुत खूबसूरत हुआ। एक इंसान दोस्ती का जो है वो एक अमल है, इंसानियत का जो है वो एक मिराज हमें उसमें नज़र आती है, खुलूस दयानतदारी नज़र आती है और झूठ के ख़िलाफ़, मकारी के ख़िलाफ़ जो है एक जद्दोजहद नज़र आती है। उस हवाले से हमने तारीख़ में भी जितने भी इनकलाबात देखे हैं उसमें यकीनन यही सब कुछ नज़र आता है। और अनारकी की बजाय एक डिसिप्लिन नज़र आया। जो अमूमी ज़िंदगी में हमें अनारकी और वो अफरा तफरी और हंगामा आराई नज़र आती है, लेकिन इनकलाबी तहरीक के दौरान हमें नज़र आया कि लाखों लोग जमा हैं और वो ज़्यादा डिसिप्लिन हैं, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं और वो बिल्कुल एक एक कदम के ऊपर जो है वो एक कोऑर्डिनेशन के अंदर जो है वो सारे इकदाम कर रहे हैं। तो हर चीज़ अपने उल्ट में जो है वो तब्दील होती हुई नज़र आई। पूरा समाज अपने उल्ट में तब्दील होता हुआ नज़र आया कि जो आम रूटीन के अंदर इवन इख्तलाफात, लड़ाइयाँ और झगड़े होते हैं वो उसके अंदर बिल्कुल हमें अपने उल्ट में, और वो इंसान जो है वो अपने उल्ट में तब्दील होते हुए नज़र आए। वो एक इज्तिमा जो था उसने सब कुछ जो है वो इनफरादियत को एक इज्तिमाइयत के अंदर तब्दील कर दिया। और ये मैं समझता हूँ कि जो बदसूरती थी इस समाज के अंदर, जो अखलाकी गिलाजतें हैं जो और जराइम हैं, वो अपने उल्ट में बदल गए और वही लोग जो थे वो पूरे इस खिते के सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन, सबसे ज़्यादा अखलाक याफ्ता और सबसे ज़्यादा महज़ब इंसान जो है वो हमें नज़र आए। और यही मैं समझता हूँ कि एक इनकलाब की खूबसूरती है जो हमें हर इनकलाबी तहरीकों में भी नज़र आती है और इसमें भी हमें नज़र आए। मतलब आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि बहुत, आप भी रावलाकोट और बाकी इलाकों में गए हैं, छोटी छोटी सड़कें हैं सारे हमारे बाज़ारों में, शहरों में। इतने बड़े पैमाने पे गाड़ियाँ और इतना बड़ा काफ़िला जो लाखों लोगों को लेके आगे जा रहा था, हज़ारों गाड़ियाँ थी। और उस गाड़ियाँ सिर्फ कोई कारें और मोटरसाइकिल और बसें इस किस्म की नहीं थी, इवन ट्रक थे, लोग ट्रकों के ऊपर, और जो भी गाड़ी लोगों को मैसर आई लोग उसके ऊपर सवार होकर इस काफ़िले का हिस्सा बने। लोगों ने ट्रैफिक से लेके हर एक चीज़ इस अंदाज में ऑर्गेनाइज की हुई थी, हर बाज़ार में, हर शहर में, कि कहीं पे कोई आपको कुछ छोटा मोटा वाक़या तक नज़र नहीं आता। खाने पीने से लेके सोने तक लोगों की तमाम जो आमदोरफ्त है, तमाम जो उनका सफ़र है, वो लोगों ने खुद अपनी कमेटियां बना के वो मुनज़्ज़म किया था। आम तौर पे आप इन बाज़ारों में चले जाएं जहाँ पे सिर्फ एक ही बाज़ार के इर्द गिर्द की चंद गाड़ियाँ बाज़ार में होती हैं, 50 ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़ा होता है, लेकिन सारा दिन बाज़ार के हर कोने में ट्रैफिक जैम होता है, इधर से उधर लोग नहीं जा सकते। लेकिन लोग जब खुद से उस सारे अमल को ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं तो मैं ये समझता हूँ लोगों से बड़ा ऑर्गेनाइज़र कोई नहीं है। और लोग सेकंड्स में, आम तौर के ऊपर आपको जो कोई प्रॉब्लम आपको लगता हो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको शायद 2 घंटे की कोई जो बहुत संजीदा बहस करनी पड़ेगी कि इसकी ये चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये लवाजमात कैसे पूरे होंगे, वही प्रॉब्लम जो है वो जब आप इस किस्म की तहरीकों के दौरान लोगों के सामने रखते हैं तो लोग 10 सेकंड में उसको सॉल्व कर देते हैं। वो 10 सेकंड में आपको उसका सोल्यूशन निकाल के आपको बताएंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब आप अगला बताएं। चूँकि लोग जब आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के, मिलजुल के कोई भी काम सर अंजाम कर देने की कोशिश करते हैं तो वो इतने आसान तरीके से, इतनी जल्दी और इतने डिसिप्लिन तरीके से वो काम हो जाता है कि आम तौर पे इस सरमायादाराना ज़िंदगी में हमें लगता है कि वो एक बहुत बड़ा कोई मार्का सर अंजाम देने के बराबर था। सबसे बड़ी बात उसमें जो कामयाबी थी कि कोई अजीम दानिश्वर नहीं था, कोई बड़ा प्रोफेसर नहीं था, कोई बड़ा लीडर नहीं था, कोई वजीर बशीर, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट वहाँ पे, कोई बड़ा दिमाग वहाँ पे नहीं था। इसलिए मामला जल्दी और अगर जैसे ही कोई बड़ा एंकर पर्सन, कोई बड़ा अजीम दानिश्वर वहाँ पे आ जाए तो तहस नहस हो जाती है। और यही आप सोचें कि अगर एक सोशलिस्ट इनकलाब कामयाब हो जाता है इस समाज के अंदर और ये जो सरमायादाराना मईशत चलाने वाले मईशतदान हैं, बैंकार हैं और ये
साम्राज्य ताकतों के गुमाश्ते हैं इनको हटा दिया जाता है और अवाम ख़ुद मईशत को संभालते हैं, ख़ुद यहाँ के जो समाज को चलाते हैं, ख़ुद यहाँ के तमाम जो दौलत पैदा होती है उसकी मुनसिफाना तकसीम के फ़ैसले करते हैं, तो कितने बेहतरीन अंदाज में समाज को चलाया जा सकता है। और यही सोशलिस्ट निज़ाम है कि लोग ख़ुद से बराह रास्त उसके अंदर सियासी अमल में, समाजी अमल में शरीक होकर ख़ुद जो इख्तियारात हैं वो अपने हाथों में ले लें, और वो जो बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े सियासतदान जो फ़ैसले करते हैं और वो सारे मुल्क को तबाही के दहाने पे ले आए हैं, और जो IMF के जो बड़े बड़े दिमाग हैं उनके मशवरों से गुर्बत में, बेरोज़गारी में, महरूमी में इजाफ़ा होता चला जा रहा है, तो वो सारा लोगों ने देख लिया। और हम समझते हैं कि वो जिनको समझा जाता है कि ये जाहिल हैं, अनपढ़ हैं और कोई काम नहीं कर सकते, और बड़े बड़े प्रोफेसर और दानिश्वर लाखों रुपया तनख्वाह लेके वो सारा काम कर रहे होते हैं, तो उसकी हकीकत उसके उल्ट है कि जो आम लोग हैं वो ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा अपनी ज़िंदगियों को बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म कर सकते हैं, समाज को बेहतर अंदाज में मुनज़्ज़म कर सकते हैं, और जो बज़ाहिर पढ़े लिखे और सियाने हैं वो तबाही की तरफ और समाज को जो है वो एक गैर इंसानी बर्बादी की तरफ और तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। पूरी दुनिया में जंगें हैं, खाना जंगियाँ हैं, मुश्ते दिवालिया हो रही हैं, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने इस्तीफ़ा नहीं दिया कि भाई मैंने पॉलिसियों की वजह से, या किसी वज़ीर और मशीर की ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, IMF ये ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी पॉलिसियों की वजह से आज लाखों लोग जो हैं वो भूख और बीमारी का शिकार हैं। और मैं समझता हूँ कि यही इसका सबसे बड़ा सबक है कि सरमायादाराना निज़ाम की गलाजतों को अगर ख़त्म कर दिया जाए और एक सोशलिस्ट निज़ाम के तहत, एक मनसूबाबंद मईशत के तहत समाज को चलाया जाए, तो एक अमन व आश्ती का गहवारा बन सकता है, भूख और बीमारी लाइलाजी ख़त्म हो सकती है, और एक ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में समाज को चलाया जा सकता है, और तरक्की की नई मंजिलें अबूर की जा सकती हैं, और ये जो दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम है यही ख़त्म की जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि इस तहरीक का सबसे बड़ा जो सबक यही होगा कि हम सोशलिस्ट इनकलाब की जद्दोजहद को मुनज़्ज़म करें, उसकी तैयारी करें, और कश्मीर समेत इस पूरे ख़ित्ते में जनूबी एशिया के अंदर एक सोशलिस्ट इनकलाब बर्पा करते हुए यहाँ पे एक रज़ा कराना सोशलिस्ट फेडरेशन में कौमी जबर का, तबकाती जबर का, इस्तेसाल का ख़ात्मा करते हुए एक नई समाज के बुनियाद रखें और सरमायादाराना निज़ाम का हतमी तौर पर ख़ात्मा करें। और इस हवाले से हम समझते हैं कि ये जो सारी कश्मीर की तहरीक है और ये सारा कुछ है, इस हवाले से जो बहुत सी डिस्कशंस, और यासिर इरशाद ने भी बहुत से आर्टिकल्स और तज्ज़िये और तनाज़ुर लिखे, और आज हम देखते हैं कि वो तमाम तज्ज़िये और तनाज़ुर दुरुस्त साबित हुए हैं। और आखिर में हम इतना ही कहेंगे कि वो तज्ज़िये और तनाज़ुर की बुनियाद फिर कम्युनिज़म का नज़रिया था और वो लेनिनिज़म का नज़रिया था, और उसकी बुनियाद पर ही हम समझते हैं कि वो दुरुस्त तज्ज़िये और तनाज़ुर तख्लीक किया गया। और आने वाले अरसे में भी हम समझते हैं कि उसी कम्युनिज़म के नज़रियात के तहत जद्दोजहद को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। इस खित्ते के अंदर एक इनकलाबी कम्युनिस्ट पार्टी तामीर करने की ज़रूरत है, और उसके नज़रियात से नौजवानों को, मेहनत कशों को रोशनास करवाने की ज़रूरत है, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। और उस हवाले से एक वर्ल्ड स्कूल ऑफ कम्युनिज़म भी हो रहा है। पूरी दुनिया से जो कम्युनिस्ट नज़रियात रखने वाले लोग हैं वो उस जद्दोजहद का हिस्सा बन रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी, कश्मीर में भी उसके हवाले से सरगर्मियाँ जारी हैं। और आने वाले दिनों में जो लोग उसका हिस्सा बनना चाहते हैं और इस तहरीक के असबाक से सीखना चाहते हैं, और फिर ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर इस जद्दोजहद को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं, सिर्फ कश्मीर या जनूबी एशिया नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सरमायादाराना निज़ाम की तबाहियाँ और बर्बादियों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म जद्दोजहद का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वो IMT को ज्वाइन कर सकते हैं, इनकलाबी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का हिस्सा बन सकते हैं, और इस सफ़र के अंदर इस जद्दोजहद का अगर मेंबर बनना चाहें तो वो उनको खुशामदीद करते हैं।